दरबार में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। सुबह का समय था, लेकिन अकबर के चेहरे पर शाम जैसी उदासी छाई हुई थी। मिर्ची की तरह तीखी नाराजगी उनके माथे पर साफ दिख रही थी। दरबारियों की नजरें झुकी हुई थीं। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हवा तक जैसे डर के मारे धीमी चल रही थी। और उसी दरबार में बीरबल बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बस यही बात सबसे अलग थी। जहां पूरा दरबार डर के साए में खड़ा था, वहीं बीरबल की आंखों में हल्की सी शरारत, होंठों पर हल्की सी हंसी और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वो पहले ही जान गए हों कि आज क्या होने वाला है। अकबर ने गरजते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें हंसी आ रही है? बीरबल ने बड़ी शांति से सिर झुकाया। हुजूर, हाँ। अकबर की आंखें और लाल हो गईं। और मैं गुस्से में हूं, ये तुम्हें मजाक लग रहा है? बीरबल ने उसी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं हुजूर, मुझे मजाक नहीं लग रहा। मुझे तो ये खेल का पहला कदम लग रहा है। ये सुनते ही दरबार में हलचल सी दौड़ गई। कई दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। महाराज का गुस्सा अब और भड़क गया। उन्होंने मेज पर हाथ मारा। खेल? मेरे सामने? आज कौन सा खेल चल रहा है बीरबल? बीरबल ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, वही खेल जो सबसे पहले गुस्से में शुरू होता है और सबसे आखिर में हंसी पर खत्म होता है। अकबर ने आंखें सिकोड़ ली। तुम्हारी बातें आज बहुत गोल गोल क्यों घूम रही हैं? सीधा जवाब दो। बीरबल ने सिर ऊपर उठाया। सीधा जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात पूछूं जहांपनाह? पूछो। क्या गुस्सा सच्चाई को बदल सकता है? दरबार में कोई सांस तक नहीं ले रहा था। अकबर बोले, नहीं। और क्या हंसी से डर टूट सकता है? टूट सकता है, अकबर ने कहा, मगर आवाज में अब भी सख्ती थी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर हुजूर, आज जो कुछ भी हुआ है वो गुस्से से शुरू हुआ है, लेकिन खत्म हंसी पर ही होगा। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि बीरबल फिर से कोई गूढ़ खेल खेलने वाले हैं। पर दरबारियों को तो बस इतना दिख रहा था कि बादशाह गुस्से में है और बीरबल हंस रहे हैं। किसी को यह नहीं पता था कि इस छोटी सी बात के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी हुई थी। उस सुबह की घटना दरअसल एक साधारण सी शिकायत से शुरू हुई थी। दरबार में काजी फरीद नाम का एक नया दरबारी आया था। वो बहुत चालाक मगर उतना ही अहंकारी था। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो खुद को विद्वान मानता हो और बाकी सबको मूर्ख। वो हर बात पर अपनी अक्ल का ढोल पीटता था। उसे सबसे ज्यादा चिढ़ बीरबल से थी, क्योंकि बीरबल की एक मुस्कान उसके सारे घमंड पर पानी फेर देती थी। उसने अकबर से कहा था, हुजूर, दरबार में न्याय तो है, पर हंसी बहुत ज्यादा है। हंसी कभी कभी राज्य के काम में बाधा बनती है। बीरबल हर बात पर हंसते हैं, मानो उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। अकबर ने पूछा था, तो तुम्हें क्या आपत्ति है? काजी फरीद ने झुककर कहा, आपत्ति हंसी से नहीं, उस हंसी के पीछे छिपी हुई अवहेलना से है। यही बात अकबर को चुभ गई थी। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं बीरबल सचमुच उनका मजाक तो नहीं उड़ाते। वैसे तो अकबर जानते थे कि बीरबल कभी बुरा नहीं सोचते, मगर उस दिन उनका मन बिगड़ा हुआ था। वजह यह थी कि सुबह के समय एक अहम राजकीय दस्तावेज गायब हो गया था। वो दस्तावेज बहुत जरूरी था। उसमें सीमावर्ती इलाकों की कर व्यवस्था और कुछ व्यापारिक समझौते दर्ज थे। अगर वो गलत हाथों में पड़ जाता तो राज्य को बड़ा नुकसान हो सकता था। अकबर का गुस्सा उसी कारण चरम पर था। दरबार में खोज शुरू हुई। सेवक दौड़े, पहरेदारों से पूछताछ हुई, मगर दस्तावेज का कोई पता नहीं चला। उसी बीच काजी फरीद ने फुसफुसा कर कहा था, हुजूर, हो सकता है ये किसी अपने का ही काम हो। अकबर को शक हुआ। शक की आग में सबसे पहले जो चेहरा दिखता है उसी पर निशाना लग जाता है। और बीरबल के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उन्हें लगा कि शायद बीरबल को कुछ पता है और वो छिपा रहे हैं। यही कारण था कि अकबर ने गुस्से में बीरबल को दरबार में बुलाया था। बोलो, अकबर ने फिर कहा, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो अभी दो, नहीं तो मैं आज सचमुच बहुत नाराज हो जाऊंगा। बीरबल ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया और बोले, हुजूर, नाराज तो आप पहले से ही हैं। मैं तो बस ये देख रहा हूं कि आपकी नाराजगी किस पर गिरने वाली है। मत घुमा बात। अच्छा, बीरबल ने कहा, तो फिर सुनिए। अगर मैं आपको वो बता दूं जो आपने नहीं देखा, तो क्या आप मानेंगे? अकबर थोड़ी देर चुप रहे। फिर बोले, अगर वो सच है तो मानूंगा। और अगर वो सच आपके गुस्से के खिलाफ हुआ तो भी मानूंगा। बीरबल के चेहरे पर हल्की चमक आई। बस यही सुनना था।
उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हुजूर, जो दस्तावेज गायब हुआ है वो चोरी नहीं हुआ। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने आंखें फैला लीं। क्या मतलब? मतलब ये जहांपनाह कि वो किसी ने उठाया जरूर है, लेकिन छिपाने के लिए नहीं, बचाने के लिए। बचाने के लिए? काजी फरीद ने जोर से हंसने की कोशिश करते हुए कहा, यह कैसी बकवास है? बीरबल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बकवास वही होती है जो अधूरी सुनी जाए। अकबर ने आदेश किया, स्पष्ट बोलो। बीरबल बोले, दस्तावेज उस कमरे से गायब है जहां कल रात एक आग लगी थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को याद भी नहीं था कि पिछली रात राजमहल के बाहरी हिस्से में हल्की सी आग लगी थी। वो आग तुरंत बुझा दी गई थी, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। मगर बीरबल कैसे जान गए? अकबर ने तुरंत पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आग बुझाने वाले पानी में स्याही की हल्की गंध थी और जिस सेवक ने मुझे खबर दी उसके कुर्ते पर जला हुआ कागज चिपका था। दरबार में और हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत पहरेदारों को बुलाया। जांच शुरू हुई। थोड़ी देर में पता चला कि दस्तावेज सचमुच उस कमरे की अलमारी में था, मगर ऊपर के हिस्से में आग की गर्मी से वो मुड़ गया था और बाकी कागजों के नीचे दब गया था। पहले देखने पर वो दिखाई नहीं दिया था। ये सुनकर अकबर का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो अब भी बीरबल की तरफ देखकर संदेह में थे। ठीक है, मान लिया कि दस्तावेज चोरी नहीं हुआ, पर तुम हंस क्यों रहे थे? बीरबल ने आंखें नीचे झुकाईं, मानो कोई पुरानी याद सामने आ गई हो। फिर बोले, क्योंकि हुजूर, मैं समझ गया था कि आज सिर्फ दस्तावेज का खेल नहीं है, आज किसी की चाल भी पकड़ी जाएगी। अकबर चौंके। किसकी चाल? बीरबल ने सीधे काजी फरीद की ओर देखा। उसी की, जो अभी भी सोच रहा है कि वो मुझे फंसा लेगा। काजी फरीद का चेहरा उतर गया। उसने संभलते हुए कहा, मैं? मेरी क्या चाल? बीरबल ने शांति से कहा, कल रात आग लगने से ठीक पहले किसने बाहरी गेट पर तैनात सेवक को एक संदेश भिजवाया था कि सब पहरेदार पश्चिमी द्वार पर चले जाएं? काजी फरीद ने कहा, मुझे क्या पता। और किसने गलती से नहीं, जानबूझकर दस्तावेज वाली अलमारी का ताला खुला छोड़ा था? अब काजी फरीद की आवाज बदल गई। ये झूठ है। बीरबल ने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, झूठ नहीं हुजूर, यही वो खेल है जिसकी शुरुआत मैंने अभी अभी देखी। अकबर ने कुर्सी के सहारे झुकते हुए पूछा, स्पष्ट बोलो बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने कहा, मैं कहना यह चाहता हूं कि दस्तावेज हटाया नहीं गया था, बल्कि उसे निकालने की कोशिश की गई थी। आग का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। कोई चाहता था कि अफरा तफरी में कागज गायब हो जाए, लेकिन आग जल्दी बुझ गई और साजिश अधूरी रह गई। अकबर का चेहरा और कठोर हो गया। और ये सब किसने किया? बीरबल ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, यही तो देखना है जहांपनाह, लेकिन अभी उससे पहले एक और बात समझनी होगी। काजी फरीद चीख पड़ा, यह आदमी अपने अनुमान को सच बताकर दरबार गुमराह कर रहा है। बीरबल ने उसकी तरफ देखा। अनुमान? नहीं जनाब, अनुमान में गंध नहीं होती, राख नहीं होती और ताला खोलने की चाबी नहीं मिलती। बीरबल ने जेब से एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा निकाला और आगे बढ़ाया। ये चाबी का टूटा हुआ हिस्सा है। आग लगने के बाद ये अलमारी के नीचे मिला था। अकबर ने खुद वो टुकड़ा देखा। वो चौंक गए। ये किसकी चाबी है? दरबार के उस सेवक की, जो पिछले 3 दिनों से काजी फरीद के कमरे में बार बार जाता रहा है। अब जैसे बिजली गिर गई हो। काजी फरीद घबरा गया। उसने तुरंत अपना बचाव शुरू किया। ये झूठ है, मैं क्यों ऐसा करूंगा? बीरबल ने बेहद शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हें दस्तावेज नहीं चाहिए था, तुम्हें दस्तावेज के अंदर लिखे नाम चाहिए थे। अकबर ने भौहें तान ली। कौन से नाम? सीमावर्ती इलाकों के उन व्यापारियों के नाम जिनसे दरबार की गुप्त बातचीत हो रही थी। अब काजी फरीद ने पलटकर कहा, यह झूठ, मेरे पास कोई कारण नहीं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, कारण है और बहुत बड़ा कारण है। दरबार में इतनी खामोशी थी कि किसी के कंगन की हल्की सी आवाज भी सुनाई देती थी। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, हुजूर, पिछले कुछ हफ्तों से जो कर वसूली की नई योजना बन रही थी, उसका विरोध कौन कर रहा था? अकबर बोले, कुछ दरबारी। और सबसे ज्यादा कौन? अकबर ने एक पल रुककर कहा, काजी फरीद। बस, बीरबल बोले, अब समझ लीजिए,
जिस आदमी को नई व्यवस्था से नुकसान होता दिखे वही अक्सर साजिश का रास्ता खोजता है। काजी फरीद गुस्से में लाल हो गया। ये मैं नहीं, तुम हो जो मेरे खिलाफ सबको भड़का रहे हो। बीरबल हंसे नहीं, मगर उनकी आंखों में वही पुरानी चंचल चमक लौट आई। मैं भड़काता नहीं, मैं उजागर करता हूं, और अभी तो सिर्फ पहली परत खुली है। अकबर ने तल्ख स्वर में कहा, बीरबल इतना घुमाओ मत, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो सामने रखो। बीरबल ने एक सेवक को बुलवाया। वो संदूक लाओ जो कल रात बाहरी बरामदे में मिला था। थोड़ी देर में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक लाया गया। उसे खोलते ही सबके चेहरे बदल गए। अंदर राजकीय मोहर की एक नकली छाप, कुछ जले हुए कागज और एक अजीब सी सुगंध वाला कपड़ा रखा था। अकबर ने पूछा, ये सब क्या है? बीरबल ने कहा, यही साजिश का सामान है। नकली मोहर से कोई दस्तावेज तैयार किया जाना था। जले हुए कागजों से ये दिखाना था कि असली कागज नष्ट हो गया, और ये सुगंध वाला कपड़ा इसलिए रखा गया था ताकि आग की बदबू छिपाई जा सके। काजी फरीद का चेहरा पसीने से भीग गया था। फिर भी वो आखिरी दांव खेलने की कोशिश में बोला, ये सब तुम्हारी चाल भी हो सकती है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरबार के द्वार पर एक सिपाही भागता हुआ आया। जहां पनाह, एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है। वो राजमहल के पिछवाड़े से भागने की कोशिश कर रहा था। अकबर बोले, लाओ उसे। कुछ ही देर में एक दुबला पतला आदमी लाया गया। उसके हाथ में स्याही लगी थी और उसकी जेब में एक मुड़ी हुई चिट्ठी थी। चिट्ठी खोलते ही अकबर का चेहरा बदल गया। उसमें लिखा था कि दस्तावेज मिल गया है, असली मुहर की नकल तैयार है, बस काजी साहब का इशारा चाहिए। दरबार में एक बार फिर तूफान सा उठ गया। काजी फरीद की हालत खराब हो गई। वो पीछे हटने लगा। ये फर्जी है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, फर्जी होता तो तुम इतनी जल्दी पसीना क्यों बहाते? अकबर का गुस्सा अब भड़कते भड़कते ज्वाला बन चुका था। काजी फरीद, तुमने मेरे दरबार में चोरी, धोखा और राजकीय विश्वासघात की कोशिश की। काजी फरीद कांप गया। हुजूर, मुझसे गलती हुई, पर मेरा इरादा राज्य को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। तो फिर मैं बस चाहता था कि नई कर योजना रोकी जाए। इससे कुछ व्यापारी मेरे खिलाफ हो जाते। मैं बस उन पर दबाव बनाना चाहता था। बीरबल ने हंसकर नहीं मगर व्यंग्य से कहा, तो आपने राज्य के दस्तावेज का गला इसीलिए पकड़ लिया ताकि कुछ लोग आपकी बात मान लें? कमाल है। जब आदमी अपनी बात मनवाना चाहता है तब पहले अक्ल को बाहर खड़ा कर देता है। अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, इसे बंदी बना लो। सिपाहियों ने काजी फरीद को पकड़ लिया। वो छटपटाता रहा, मगर अब खेल खत्म हो चुका था। कम से कम सबको ऐसा ही लगा। अकबर ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उनकी निगाह बीरबल पर टिकी रही। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि सच्चाई किस मोड़ पर अपना चेहरा दिखाती है। और मेरी नाराजगी, वो भी उसी सच्चाई का हिस्सा थी जहां पनाह। अकबर ने हाथ उठाया, समझाओ। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, जब कोई आदमी गुस्से में होता है तो वो सबसे पहले वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। काजी फरीद चाहता था कि आप मुझ पर शक करें। अगर आप शक कर लेते तो असली साजिश छिप जाती। इसलिए मैंने हंसी नहीं रोकी, क्योंकि हंसी वो दर्पण है जो झूठ को साफ दिखाती है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, और तुम हंसे इसलिए थे? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर, मैं हंसा इसलिए क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि काजी फरीद अपने ही जाल में फंसने वाला है। कैसे? क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती की थी। उसने चाबी तोड़ दी, लेकिन जला हुआ कागज अलमारी के नीचे छोड़ दिया। वो सोच रहा था कि मैं केवल शक करूंगा, पर शक तब काम आता है जब उसे सबूत में बदला जाए। अकबर की आंखों में अब गुस्सा कम, सम्मान ज्यादा था। मगर दरबार की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। बीरबल ने अचानक संदूक के अंदर रखे कपड़े को उठाया, फिर उसे सूंघा। हुजूर, ये इत्र काजी फरीद के कमरे से मेल खाता है। काजी फरीद, जो दो सिपाहियों के बीच खड़ा था, फड़क उठा। ये असंभव है। बीरबल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, असंभव? तो फिर आपके कमरे में वही इत्र क्यों मिला? अकबर ने तुरंत आदेश दिया, जाकर देखो। कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट आई कि काजी फरीद के कमरे में वही सुगंध वाला तेल और एक गुप्त दराज मिला है, जिसमें व्यापारिक पत्राचार की नकलें थीं। मतलब ये कि वो सिर्फ आज की साजिश नहीं, बल्कि कई दिनों से योजना बना रहा था। अकबर ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काजी फरीद अब पूरी तरह टूट चुका था।
हुजूर, मैंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। मुझे लगा कि अगर मैं कुछ बड़े फैसलों पर असर डाल सकूं तो मेरा नाम बन जाएगा। बीरबल बोले, नाम बनाना था तो ईमानदारी से बनाते, छल से नहीं। अकबर ने उस दिन काजी फरीद को दरबार से निकाल दिया। कुछ के लिए ये सजा थी, कुछ के लिए चेतावनी, लेकिन असली आश्चर्य अभी बाकी था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने आज मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम हंस क्यों रहे हो, तब तुमने इतना आराम से जवाब कैसे दिया? तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, गुस्सा आग की तरह होता है, अगर पास जाओ तो जलाता है, मगर अगर उसे सही जगह रख दो तो वही रोशनी बन जाता है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर खुद हंस पड़े। पूरा दरबार भी हंस पड़ा। वही दरबार जो कुछ देर पहले सन्नाटे में डूबा था, अब हंसी से भर गया। अकबर बोले, तो आज खेल खत्म बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया, जहां पनाह, खेल खत्म नहीं हुआ, सिर्फ पहली चाल पूरी हुई है, क्योंकि साजिश करने वाले हमेशा एक नहीं होते। दरबार एक बार फिर खामोश हो गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, और कौन? बीरबल ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा, वही जो अभी तक चुप बैठा है। सभी की निगाहें दरबार के पीछे बैठे एक पुराने मुंशी की ओर गईं। वो आदमी अचानक कांप उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसी पल बीरबल ने कहा, यही तो मैं कह रहा था हुजूर, असली खेल अभी शुरू हुआ है। और फिर बिना एक पल गंवाए वो मुंशी अपनी जगह से उठकर भागा। बस उसी जगह कहानी ठहर गई। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में जो चीज़ थी वो साधारण नहीं थी, वो वही मुहर थी जिसकी नकल अब तक सब फर्जी समझ रहे थे। और जब वो मुंशी भागा तो उसके पीछे राजमहल के पुराने तहखाने का दरवाज़ा खुला मिला, जहां से एक ऐसी आवाज़ आई जिसे सुनकर अकबर भी खड़े रह गए। लेकिन वो आवाज़ क्या थी और उस तहखाने में कौन छिपा था, ये जानने के लिए अगला हिस्सा सुनना पड़ेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका प्यार और भरोसा बना रहे और हमारा चैनल ऐसे ही और मज़ेदार किस्सों से आपका मनोरंजन करता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय बीरबल ज़रूर लिखिए, ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाए। भाग 2। मुंशी के भागते ही दरबार में मानो सांसें रुक गईं। वो कोई साधारण मुंशी नहीं था। उसकी चाल में वर्षों की चुपचाप जमी हुई चालाकी थी, और हाथ में जो मुहर थी वो किसी दस्तावेज की मुहर नहीं, बल्कि उस पूरे षड्यंत्र की सबसे अहम चाबी थी। दरबार के भीतर एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगीं। अकबर ने तुरंत खड़े होकर सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ो उसे, वो कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन मुंशी पहले ही पीछे के गलियारे की ओर दौड़ चुका था। उसके जूते पत्थर की फर्श पर ऐसी तेज आवाज कर रहे थे जैसे कोई घबराई हुई धड़कन गलियारे में दौड़ रही हो। बीरबल ने भी बिना देर किए कहा, हुजूर, उसे सीधे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, वो अभी भागेगा नहीं, वो रास्ता बदलेगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम्हें जैसे पता? बीरबल ने आंखें दरवाजे की ओर टिकाए रखीं। जो आदमी इतने दिनों से साया बनकर दरबार में घूम रहा हो, वो ऐसे ही नहीं भागता। वो भागते समय भी सोचता है कि किस दीवार के पीछे उसकी असलियत छिपी रहेगी। और सचमुच, जैसे ही मुंशी ने पिछला गलियारा छोड़ा, वो बाएं मुड़कर उस हिस्से में गया जहां पुराने तहखाने का संकरा रास्ता था। सिपाही पीछे दौड़े, लेकिन गलियारे की मोड़ पर मुंशी जैसे हवा में घुल गया। कुछ पल तक ऐसा लगा मानो वो गायब हो गया हो। अकबर की भौहें तन गईं। वो कहाँ गया? तभी बीरबल ने फर्श की तरफ इशारा किया। देखिए हुजूर, उसके जूते कीचड़ भरे हुए थे। महल के भीतर की फर्श पर जो निशान बने हैं वे उसे तहखाने की ओर ले जा रहे हैं। एक सिपाही बोला, लेकिन तहखाने का दरवाजा तो बंद है। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। बंद दरवाजे अक्सर उन्हीं के लिए बंद रहते हैं जो भीतर क्या है ये समझ नहीं पाते। अकबर ने तत्काल आदेश दिया, तहखाने की तरफ जाओ, अभी। दरबारियों में खलबली मच गई। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, कुछ हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। काजी फरीद तो पहले ही बंदी बना लिया गया था, लेकिन अब जो साया सामने आ रहा था वो उससे भी बड़ा लग रहा था। दरअसल ये कोई एक व्यक्ति का खेल नहीं था। बीरबल को पहले ही शक था कि काजी फरीद केवल मोहरा है, असली खिलाड़ी अभी छाया में था। तहखाने का द्वार जब खोला गया तो भीतर से ठंडी, गीली और पुरानी हवा का झोंका बाहर निकला। उसमें नमी की गंध थी, जंग की महक थी और एक अनजाना सा डर भी। सिपाहियों ने मशालें जलाईं, रोशनी दीवारों पर कांपती हुई फैल गई। तहखाने की दीवारों पर पुरानी दरारें थीं, ऊपर से पानी टपक रहा था और दूर अंधेरे में कुछ लकड़ी के बक्से रखे थे। अकबर ने पूछा, क्या कोई अंदर है? एक सिपाही ने सावधानी से आगे बढ़कर कहा, हुजूर, यहाँ सिर्फ अंधेरा है। बीरबल ने धीरे से कहा, अंधेरा कभी सिर्फ अंधेरा नहीं होता हुजूर, कई बार वही किसी के छिपने का नाम होता है। और तभी
एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। सभी एकदम सतर्क हो गए। मशालें आगे बढ़ीं। तहखाने की बाईं दीवार के पास एक लकड़ी की अलमारी थी जो देखने में बहुत पुरानी थी। उसी के पीछे कोई आहट हुई थी। एक सिपाही ने अलमारी को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी भारी थी। 2 और सिपाही मदद के लिए आए। जब अलमारी को हटाया गया तो पीछे एक पतला सा सुरंगनुमा रास्ता दिखाई दिया। दरबार के कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। अकबर की आंखें फैल गईं। महल के भीतर ये सुरंग? मुझे इसकी खबर तक नहीं थी। बीरबल ने सिर झुकाया। यही तो अपराध की खूबी होती है जहां पनाह। वो सबसे पहले उन जगहों को अपना घर बनाता है जिन पर नजर कम जाती है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को अंदर जाने का आदेश दिया। 3 सिपाही मशाल लेकर सुरंग में घुसे। अंदर का रास्ता बहुत संकरा था। मिट्टी से बनी दीवारों पर नमी जमी हुई थी। लगभग 10 कदम चलने के बाद सुरंग एक छोटे से कमरे में खुलती थी, जहां टूटी हुई मेज, पुराने बक्से और कुछ जंग लगे औजार पड़े थे। उसी कमरे के एक कोने में मुंशी घुटनों के बल बैठा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक और व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति को देखते ही अकबर के चेहरे का रंग बदल गया। तुम? उन्होंने गहरी आवाज में कहा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि महल का पुराना लेखा जोखा देखने वाला मुख्य मुंशी इरशाद था। वो वर्षों से राजमहल की व्यवस्था का हिस्सा था। सब उसे शांत, सरल और निष्ठावान मानते थे। उसने हमेशा कम बोलने का ढोंग किया था और शायद इसी कारण किसी को उस पर कभी शक नहीं हुआ। बीरबल की आंखें तुरंत संकुचित हुईं। तो असली सुरंग यहीं खुलती है। इरशाद ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, हुजूर, ये गलतफहमी है। मैं केवल। लेकिन उसकी आवाज कांप गई। मुंशी, जो अभी तक भागा था, अब फर्श पर सिर झुकाए बैठा था। वो समझ चुका था कि खेल खत्म हो चुका है। अकबर ने गुस्से में पूछा, क्या हो रहा है यहां? तुम दोनों मिलकर क्या छुपा रहे थे? इरशाद ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, मैं तो बस। बीरबल बीच में ही बोल पड़े, बस क्या? बस दस्तावेजों की नकल? बस नकली मुहर? बस राज्य के अंदर से सूचनाएं बाहर भेजना? या फिर बस अपने पद का इस्तेमाल करके आधा महल अपने इशारों पर नचाना? इरशाद का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने अब भी बचने की कोशिश की। ये झूठ है। बीरबल ने मुंशी की तरफ देखा। बोलो, अब तुम बोलोगे या फिर तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम इतने घबराए क्यों थे? मुंशी ने कांपते हुए सिर उठाया। मैं बस संदर्भ पहुंचाता था। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मामला बन जाएगा। अकबर ने गरज कर कहा। क्या संदर्भ? मुंशी ने निगाहें नीचे रखीं। पत्र, छोटे छोटे संदेश, व्यापारिक नाम, कर से जुड़ी सूचनाएं। मुझे कहा गया था कि ये बातें महल के बाहर भेजनी है। अकबर ने लगभग चीखते हुए पूछा, किसे? मुंशी ने इरशाद की तरफ देखा। इरशाद ने तुरंत कहा, ये झूठ बोल रहा है। बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, झूठ? फिर आपकी जेब में ये क्या है? उन्होंने एक सिपाही से वो पर्ची ली जो इरशाद की कमर के पास से मिली थी। पर्ची में कुछ संख्याएं और नाम लिखे थे। बीरबल ने उसे अकबर के सामने रखा। हुजूर, ये महल के भीतर के गुप्त रजिस्टर का अंश है। इसे केवल लेखा जोखा देखने वालों को ही पता होता है। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। तुमने मेरे महल में गुप्त लेखा बनाया? इरशाद ने अब भी सफाई देने की कोशिश की। ये मैंने नहीं, किसी और ने। बीरबल हंसे नहीं, लेकिन उनकी आंखों में वही सूखी चमक आ गई। किसी और ने? बहुत अच्छा। फिर ये देखिए। उन्होंने मशाल की रोशनी में तहखाने की दीवार पर उभरी कुछ खरोंचों की ओर इशारा किया। यहां एक गुप्त दरवाज़ा है और उस दरवाजे के पीछे से जो नमी आ रही है वो संकेत देती है कि वहां हाल ही में कोई बार गया है। सिपाहियों ने खरोंचों को टटोला। कुछ देर बाद एक पत्थर दबाने पर दीवार का एक छोटा हिस्सा भीतर की ओर खिसक गया। उसके पीछे एक और संकरा स्थान था जिसमें लकड़ी के ढेर और पुराने धातु के संदूक रखे थे। संदूक खोले गए तो उनमें कई मुहरें, दस्तावेजों की अधूरी प्रतियां और कुछ व्यापारिक शहरों के नाम लिखे नक्शे मिले। दरबार के लोग दंग रह गए। ये अब सिर्फ एक चोरी या दस्तावेज छिपाने का मामला नहीं था। ये तो राज्य की जानकारी की संगठित निकासी थी। अकबर अब गुस्से से कांप रहे थे। कौन कर रहा था ये सब? बोलो, बीरबल ने धीरे से कहा। हुजूर, इसका जवाब खुद वही देगा जिसे सबसे कम शक था। अकबर ने इरशाद की ओर देखा। तुम? इरशाद की आंखों में पहली बार डर के साथ असली हताशा दिखी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं अकेला नहीं था। ये सुनकर तहखाने में मौजूद सभी लोग और सतर्क हो गए। बीरबल ने तुरंत पूछा, कौन कौन था? इरशाद ने सिर झुकाए हुए कहा, कुछ व्यापारी, सीमावर्ती इलाके के, और दरबार के 2 और लोग। अकबर ने मेज पर मुट्ठी मारी। नाम?
इरशाद ने हिचकिचाते हुए 2 नाम बोले। उनमें से एक था एक पुराना सलाहकार और दूसरा था महल का वित्तीय निरीक्षक। इन नामों में से एक नाम सुनते ही बीरबल ने अपनी आंखें थोड़ी सी संकुचित कर लीं। उन्होंने तुरंत अकबर की तरफ देखा, मानो एक और परत खुल गई हो। हुजूर, बीरबल ने कहा, अब समझ में आया कि काजी फरीद क्यों इतना सामने आया। वो असली चेहरों को ढकने वाला धुआं था। अकबर की सांसें तेज हो गईं। तो मेरे अपने लोग? हाँ, बीरबल ने कहा, और यही सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। बाहर का दुश्मन हथियार लेकर आता है, भीतर का दुश्मन मुस्कान लेकर। इरशाद ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो बस कर्ज में डूब गया था। उन लोगों ने कहा था कि अगर कुछ पत्र बाहर निकल जाएं तो मुझे धन मिलेगा। मैंने सोचा था बस कुछ व्यापारिक समझौते होंगे। मुझे क्या पता था कि राज्य के गुप्त कागज भी इनमें शामिल हो जाएंगे। अकबर ने घृणा से उसकी तरफ देखा। और तुमने लालच में आंखें बंद कर लीं। इरशाद चुप रहा। जवाब उसके पास नहीं था। यही चुप्पी अक्सर सबसे बड़ा अपराध साबित होती है। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इसे अकेले दंड देने से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने इसे इस्तेमाल किया वे अभी भी बाहर हैं, और सबसे बड़ी बात, वे जान चुके हैं कि हम उनकी चाल समझ चुके हैं। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तो वे अब क्या करेंगे? बीरबल ने संजीदगी से कहा, अब वे एक और बड़ी चाल खेलेंगे। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, ऊपर से अचानक ढोल की हल्की सी आवाज आई। पहले सबने ध्यान नहीं दिया, फिर वही आवाज तेज हुई। किसी ने महल के भीतर शोर मचा दिया था। सिपाही दौड़ते हुए आया। जहां पना, सामने वाले प्रांगण में भीड़ इकट्ठी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजमहल में भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। अकबर चौंक गए। ये कौन फैला रहा है? बीरबल ने तुरंत कहा, यही तो साजिश का अगला कदम है। जब पर्दाफाश करीब हो तब अफवाहें उठती हैं ताकि सच की आगाज दब जाए। वे सब तेजी से ऊपर लौटे। प्रांगण में कुछ व्यापारी, कुछ साधारण लोग और 2-3 संदिग्ध चेहरों वाली आकृतियां जमा थीं। वे जोर जोर से बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि महल में घोटाला हुआ है, कोई कह रहा था कि कागज बदल दिए गए हैं, कोई कह रहा था कि बादशाह के अपने लोग ही बेईमान हैं। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ये किसने फैलाया? बीरबल ने भीड़ को गौर से देखा। जो लोग सच से पहले शोर खड़ा करते हैं, वे चाहते हैं कि लोग सुने नहीं, सिर्फ डरें। उन्होंने एक सिपाही से कहा, उस आदमी को पकड़ो जो दाहिनी तरफ खड़ा है, हरी पगड़ी में। सिपाही चौंका। किसको हुजूर? उसी को, वो भाड़े का संदेशवाहक है। सिपाही ने जाकर भीड़ में से हरी पगड़ी वाले आदमी को पकड़ा। वो छटपटाया। तलाशी लेने पर उसके पास से कई छोटे कागज निकले, जिनमें अफवाह भरे वाक्य लिखे थे। इनमें से एक पर्ची में लिखा था कि राजा को अपने ही आदमी धोखा दे रहे हैं। दूसरी में लिखा था कि बीरबल को सब कुछ पहले से पता था। अकबर ने पर्चियां देखकर पूछा, ये क्या है? बीरबल बोले, यही जहर है हुजूर, शब्दों का जहर। जब तर्क कमजोर पड़ जाए तब अफवाह को हथियार बना लिया जाता है। भीड़ में हलचल मच गई। कई लोग पीछे हटने लगे। कुछ व्यापारी समझ गए कि वे किसी गलत खेल में खींचे जा चुके हैं। लेकिन तभी एक और घटना हुई। भीड़ के पीछे से अचानक एक पत्थर आया और प्रांगण में रखे दीपक के पास गिरा। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर जाता तो किसी के सिर को लग सकता था। सभी ने एक साथ ऊपर देखा। छत की बालकनी पर एक छाया दिखी और फिर वो गायब हो गई। अकबर ने चिल्लाकर कहा, वहां कौन था? बीरबल ने उसकी दिशा देखी। वो भाग गया, लेकिन अब हमें उससे भागना नहीं, उसे घेरना होगा। कौन था जो हमें तहखाने तक ले गया? अब अकबर की आंखों में स्पष्ट समझ उतरने लगी। तुम कह रहे हो कि यह सब पहले से रचा गया था? हाँ, बीरबल बोले, और ये आखिरी हिस्सा नहीं है। अब ये लोग डर फैलाकर सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। अकबर ने सख्त आदेश दिया, महल के सारे द्वार बंद कर दो, किसी को बाहर मत जाने देना। सिपाही दौड़े। पहरेदारों ने तुरंत चारों तरफ घेरा बढ़ा दिया। लेकिन उसी समय एक नया संकट सामने आ गया। महल के उत्तरी हिस्से से धुआं उठता दिखा। आग! किसी ने चिल्लाया। भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। अकबर ने भयभीत होकर पूछा, अब ये क्या हुआ? बीरबल ने बिना घबराए कहा, यही वो आखिरी चाल है हुजूर। जब सच्चाई का सामना नहीं होता तब लोग आग का सहारा लेते हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि आग बुझाई जाए। सिपाही बाल्टियां लेकर दौड़े। थोड़ी ही देर में पता चला कि आग असली नहीं थी, बल्कि धुएं के सहारे महल की दूसरी दिशा में ध्यान भटकाया गया था। पर यह भटकाव पर्याप्त था। उसी अफरा तफरी में 2 संदिग्ध लोग एक बैलगाड़ी की ओर भागे थे, जो महल के पीछे खड़ी थी। बीरबल ने इशारा किया, वो रहे। सिपाही दौड़े। बैलगाड़ी जब तक हटती उससे पहले ही एक रस्सी काट दी गई। पहिए फंस गए। दोनों संदिग्ध भागने लगे। उनमें से एक को पकड़ लिया गया, दूसरा नाले की तरफ कूद गया। बीरबल खुद भी तेजी से उस ओर बढ़े। उनका सफेद अंगरखा मिट्टी में थोड़ा गंदा हुआ, लेकिन उनकी आंखों की चमक और तेज हो गई। अकबर पीछे से चिल्लाए,
बीरबल, सावधान रहना। बीरबल ने पीछे मुड़कर कहा, जहांपनाह, आज सावधान रहना ही नहीं, देखना भी जरूरी है। वो नाला महल के पीछे की एक पुरानी जल निकासी प्रणाली से जुड़ा था। बीरबल को याद आया कि कई महीनों से मरम्मत अधूरी थी। अगर ये आदमी वहां से निकल गया तो फिर पकड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन बीरबल पहले से ही एक चाल सोच चुके थे। उन्होंने एक सिपाही से मशाल ली और नाले के पास रखे पुराने लकड़ी के ढक्कन पर जोर से मारा। ढक्कन के नीचे से एक बूफनुमा गूंज उठी। भागता हुआ संदिग्ध चौंका। उसी क्षण सामने से दूसरा सिपाही आ गया। घबराकर उसने दाईं ओर मुड़ना चाहा, लेकिन वहां पहले से रस्सी बिछाई जा चुकी थी। वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ से एक छोटी थैली गिरी। उसमें स्याही, नकली मोहर का एक हिस्सा और वही मुड़ी हुई चिट्ठी थी जिसमें काजी फरीद का नाम था। अब सारा जाल खुल चुका था। अकबर ने इसे देखकर इतना गुस्सा महसूस किया कि उनके जबड़े कस गए। तो यह सचमुच संगठित षड्यंत्र था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और अब भी इसमें एक नाम बचा है। कौन सा नाम? बीरबल ने भीड़ की तरफ देखा, वो जो सबसे अधिक शांत दिखाई दे रहा है। सब लोगों की निगाहें एक ओर घूमी। प्रांगण के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था जो अब तक चुप था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, चेहरा भी सामान्य था, पर उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। वो व्यक्ति था पुराने सलाहकार रघुनाथ। अकबर ने उसे देखते ही पूछा, तुम भी? रघुनाथ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, मुझे देखिए मत, मैं तो वर्षों से बस सेवा कर रहा हूं। बीरबल ने उत्तर दिया, यही तो समस्या है, सेवा के नाम पर छिपना आसान होता है। रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ? बीरबल ने उंगलियां मोड़ी। बहुत सी छोटी चीजों से, जैसे तहखाने की दीवारों पर पुराने तेल के निशान, जैसे वही इत्र जो केवल आपके कमरे में इस्तेमाल होता है, जैसे वो सलाह जिसे आप हर बार वित्तीय मामलों में सबसे पहले देते थे और वो सलाह हमेशा कुछ व्यापारियों के हित में होती थी, जैसे अफवाहों की भाषा जो आपकी लिखावट से मिलती थी। रघुनाथ की आंखें थोड़ी सख्त हुईं। शायद तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। बीरबल मुस्कुराए, और शायद आप बहुत कम बोलते हैं। अकबर ने आदेश दिया, इसे भी पकड़ो। लेकिन रघुनाथ ने हाथ उठाकर कहा, रुकिए, पकड़ना आसान है लेकिन सुनना भी जरूरी है। दरबार और प्रांगण दोनों एक बार फिर शांत हो गए। रघुनाथ ने अकबर की ओर देखा, हुजूर, मैं सब मान लेता हूँ। हाँ, मैं उन लोगों से मिला था। हाँ, मैंने कुछ संदेश आगे पहुंचाए। हाँ, मैंने राज्य के भीतर जानकारी बाहर जाने दी। लेकिन मेरे पीछे भी एक कारण था। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, क्या कारण? रघुनाथ ने लंबी सांस ली, क्योंकि मुझे लगा कि राज्य की नई नीतियां कुछ खास परिवारों को खत्म कर देंगी। व्यापार बदलेगा, पुराने संबंध टूटेंगे और उन लोगों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा जिनसे मैं जुड़ा था। मैंने सोचा कि थोड़ा दबाव डालकर फैसले बदले जा सकते हैं। अकबर ने गुस्से में कहा, तो तुमने राज्य के साथ खेल खेला? रघुनाथ की आवाज में भारीपन था। मैंने सोचा कि मैं व्यवस्था बचा रहा हूं। बीरबल ने तुरंत कहा, यही सबसे पुराना भ्रम है हुजूर। जब कोई खुद को सुधारक समझकर छल करता है तब वो अपराध को नीति का नाम दे देता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम सब ने मेरे विश्वास को तोड़ा। रघुनाथ ने अचानक बीरबल की ओर देखा, और तुमने मुझ पर शक कब से किया? बीरबल ने शांति से कहा, पहली बार जब आप हंसे नहीं थे। रघुनाथ चौंका, क्या? जब काजी फरीद ने आरोप लगाए थे तब आप चुप थे, बहुत चुप। सच्चा आदमी उस समय या तो घबराता है या प्रश्न पूछता है। आप न घबराए न पूछे, आपने बस सुना। ऐसे लोग अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं। रघुनाथ ने एक क्षण तक बीरबल को देखा, फिर धीरे धीरे बोला, तुम्हें हर बार लगेगा कि तुम सब समझ गए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे हर बार लगता है कि सच अभी पूरा नहीं हुआ। यही वो पल था जब पास खड़े एक सिपाही ने दौड़कर कहा, हुजूर, एक और बात मिली है। उसने एक छोटी लकड़ी की पट्टी आगे बढ़ाई। उसमें एक नक्शा उकीरा हुआ था। नक्शे में महल के नीचे से एक दूसरी सुरंग दिखाई गई थी जो सीधी बाहरी बाजार की एक पुरानी कोठरी तक जाती थी। अकबर ने नक्शा देखा तो सिर चकरा गया। और सुरंगें? बीरबल ने ध्यान से नक्शा देखा तो असली रास्ता ये था। अब सभी को समझ आने लगा कि ये सिर्फ दस्तावेजों का मामला नहीं था। महल के भीतर से बाहर तक एक पूरा नेटवर्क बना हुआ था। सुरंगें, संदेशवाहक, नकली मोहरें, अफवाहें और व्यापारिक गठजोड़, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा था। ये एक छोटा सा अपराध नहीं बल्कि एक पूरा जाल था। अकबर ने पूछा, क्या इनमें से कोई भाग निकल गया? सिपाही ने कहा, हुजूर, कुछ लोग बाजार की ओर भागे हैं।
बीरबल ने तत्काल निर्णय लिया, तब अब यही आखिरी मौका है। अगर वे बाजार तक पहुंचे तो कागजों को नष्ट कर देंगे। अकबर ने तेजी से कहा, घोड़े लाओ, मैं खुद चलूंगा। दरबारियों में खलबली मच गई, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोकते हुए कहा, हुजूर, आप नहीं, अगर आप निकलेंगे तो महल असुरक्षित रह जाएगा, मैं जाऊंगा। अकबर ने विरोध किया, तुम अकेले? नहीं, बीरबल ने कहा, सिपाहियों के साथ, और उस आदमी के साथ भी जो हमें अंदर का रास्ता बता सकता है। उनकी निगाह पकड़े गए एक संदिग्ध की ओर गई जो अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने डरके हुए कहा, मैं रास्ता दिखा दूंगा। कुछ ही क्षणों में बीरबल कुछ चुनिंदा सिपाहियों के साथ बाजार के पीछे वाले रास्ते की ओर निकल पड़े। रास्ता संकरा था, घरों के बीच से गुजरता हुआ और कहीं कहीं कीचड़ से भरा हुआ। रात होने लगी थी, हल्की हवा में धूल उड़ रही थी। दूर से बाजार की आवाजें, घोड़े की टापें और दुकानदारों की पुकार सुनाई देती थी। बीच में संदिग्ध ने कहा, वहां एक पुरानी कोठरी है, सामान वहीं रखा गया होगा। बीरबल ने उसे देखा। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए बचने की कोई जगह नहीं होगी। संदिग्ध ने सिर हिला दिया। कोठरी तक पहुंचते पहुंचते आकाश थोड़ा गहरा होने लगा था। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजा तोड़ा। भीतर अंधेरा था, पर जैसे ही मशाल जलाई गई, सभी की आंखें फैल गईं। कोठरी में कई बक्से रखे थे, कुछ में कपड़ा, कुछ में खाली बोतलें और कुछ में दस्तावेजों के बंडल। पर सबसे अहम चीज एक बड़ा धातु का संदूक था। बीरबल ने आगे बढ़कर संदूक खोला। अंदर राजमहल के सील किए हुए कागज थे, अकबर के महल से गायब हुए आधिकारिक पत्र, पुराने समझौते, व्यापारिक रिकॉर्ड, यहाँ तक कि कुछ निजी आदेश भी। और सबसे ऊपर एक सूची थी जिसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जो इस पूरी साजिश में शामिल थे। कई नाम मिटा दिए गए थे, लेकिन कुछ अभी भी स्पष्ट थे। इरशाद, काजी फरीद, रघुनाथ और 2 व्यापारी। बीरबल ने एक नज़र में सब समझ लिया। तभी संदिग्ध ने कांपते हुए कहा, ये सूची यहाँ क्यों रखी थी? बीरबल ने बिना देखे कहा, क्योंकि कोई इन सबको एक बार में नष्ट करने का समय नहीं पा सका। लेकिन अभी कुछ और खतरनाक था। सूची के नीचे एक पत्र रखा था। बीरबल ने उसे खोला। पढ़ते ही उनकी भौहें और सिकुड़ गईं। अकबर को भेजे गए पत्र में लिखा था कि अगला लक्ष्य केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि राजमहल के अंदर की सुरक्षा को कमजोर करना था, और उसके बाद एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाना था। अकबर ने पत्र पढ़कर पूछा, अगला कदम क्या था? बीरबल ने गहरी सांस ली। हुजूर, ये लोग सीमावर्ती व्यापार नियंत्रण के नाम पर महल के भीतर फूट डालना चाहते थे और फिर एक ऐसा अवसर बनाना चाहते थे जिसमें राज्य के भरोसेमंद अधिकारी एक दूसरे पर शक करने लगें। उसके बाद वे सत्ता के फैसलों पर दबाव बनाकर एक बड़ी आर्थिक चाल चलने वाले थे। अकबर के चेहरे पर क्रोध के साथ थकान भी उभर आई। तो ये केवल चोरी नहीं, सत्ता को हिलाने की कोशिश थी। हाँ, बीरबल ने कहा, और अगर ये समय पर ना पकड़ा जाता तो अफवाहें, धन और झूठ मिलकर दरबार की नींव हिला देते। संदिग्ध ने अब लगभग रोते हुए कहा, मैं तो बस रास्ता दिखाता था। मुझे बताया गया था कि मैं किसी बड़े काम का हिस्सा हूं। मैं समझ ही नहीं पाया कि किसके हाथ में खेल रहा हूं। बीरबल ने कठोरता से कहा, यही कारण है कि लालच सबसे पहले समझ को खा जाता है। कोठरी से बरामद दस्तावेज लेकर वे वापस महल लौटे, लेकिन महल लौटते ही एक और अजीब दृश्य सामने आया। दरबार के भीतर कुछ लोग एकत्रित थे और उनमें फुसफुसाहट चल रही थी। बीरबल ने देखा तो समझ गए कि अफवाहें अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। लोगों को शांत करना आवश्यक था। अकबर ने दरबार लगवाया। अब पूरी सच्चाई सामने लाने का समय था। जैसे ही सब लोग खड़े हुए, अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, आज मैंने अपने महल में विश्वासघात देखा है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि सच धुएं और अफवाहों के बीच भी रास्ता निकाल लेता है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, अब सब कुछ कहो। बीरबल ने एक एक करके सभी के सामने साजिश का पूरा रूप रखा। कैसे काजी फरीद ने असंतोष फैलाया, कैसे इरशाद ने दस्तावेज निकाले, कैसे रघुनाथ ने योजना को दिशा दी, कैसे व्यापारियों ने धन देकर समर्थन किया, कैसे अफवाहों के माध्यम से जनता को भ्रमित करने की कोशिश हुई, कैसे तहखाने की सुरंगें बनाई गईं और कैसे नकली मुहर से राज्य की विश्वसनीयता पर चोट करने की तैयारी थी। हर बात के साथ दरबार में खामोशी गहराती जा रही थी। जब बीरबल ने रघुनाथ का नाम लिया तो कुछ दरबारी चौंक पड़े। जब इरशाद की बात आई तो 2 पुराने कर्मचारी फूट फूट कर रोने लगे। जब काजी फरीद को सामने लाया गया तो वो अब भी खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी थी। अकबर ने अंतिम बार पूछा, क्या किसी के पास अब भी कुछ कहने को बचा है? काजी फरीद ने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैंने गलत किया, पर मैंने राज्य को नहीं, अपने डर को बचाने के लिए ऐसा किया। अकबर ने उसे घूरते हुए कहा, डर कभी बहाना नहीं होता। रघुनाथ ने भी आखिरी बार अपना सिर उठाया। हुजूर, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने पद और पुरानी निष्ठा के नाम पर गलत रास्ता चुना।
मेरा इरादा बहुत कुछ बचाने का था, पर तरीका गलत था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, गलत इरादा भी अगर गलत साधन से चलता है तो वो अपराध बन जाता है। उस दिन कई लोगों को बंदी बनाया गया, कुछ को महल से निकाला गया, कुछ की जिम्मेदारियां छीन ली गईं, मगर सबसे बड़ा असर अकबर के मन पर पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि शासन केवल आदेशों से नहीं, जागरूकता से चलता है, और ये जागरूकता अक्सर उन लोगों से आती है जो हंसते हुए भी खतरे देख लेते हैं। दरबार खाली होने लगा तो अकबर ने बीरबल को बुलाया। तुमने आज फिर वही किया, उन्होंने कहा, जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद रहती है। लेकिन एक बात बताओ, तुम उस समय हंसे क्यों थे जब मैं गुस्से में था? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि हुजूर, जब इंसान सिर्फ गुस्से में होता है तो वो आधा अंधा होता है, और जब उसके सामने कोई मुस्कुराता है तो उसे लगता है कि सामने वाला मजाक कर रहा है। असल में उस मुस्कान के पीछे अक्सर सबसे तीखी नज़र छिपी होती है। अकबर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो आज खेल खत्म? बीरबल ने हल्की सी नज़र ऊपर उठाई। हुजूर, खेल खत्म नहीं हुआ, आज बस वो दरवाज़ा खुला है जिसके पीछे और भी दरवाजे हैं। अकबर ने हंसकर कहा, मतलब? बीरबल ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, मतलब ये कि जो लोग पकड़े गए वे अकेले नहीं थे, इस जाल में कहीं और भी हाथ जुड़े थे, और जो ऊपर से शांत दिख रहा है वो शायद सबसे नीचे से खेल रहा था। अकबर ने तुरंत गंभीर होकर पूछा, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? बीरबल ने एक पल के लिए चुप रहकर दरबार के दूसरे छोर की ओर देखा। वहां एक नया चेहरा खड़ा था। वो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया था। न वो काजी फरीद था, न इरशाद, न रघुनाथ। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा दूसरे लोगों के बीच रहता था, लेकिन खुद पर कभी निगाह नहीं आने देता था। बीरबल ने धीरे से कहा, उसकी तरफ। अकबर की निगाह उसी दिशा में गई। वो व्यक्ति अब भी बहुत शांत था, शायद बहुत ज्यादा शांत, और यही शांति अक्सर सबसे बड़े तूफान की शुरुआत होती है। दरबार फिर चुप हो गया, और बीरबल ने वही कहा जिससे सबके चेहरे बदल गए, हुजूर, आज जो जाल पकड़ा गया है वो असली जाल नहीं है। असली जाल तो अभी भी फैला हुआ है। अकबर ने आंखें चौड़ी कर लीं। फिर किसका इंतजार है? बीरबल की मुस्कान बेहद हल्की थी, उसका जो अभी तक खुद को बचा हुआ समझ रहा है। और तभी उस शांत खड़े व्यक्ति ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसा भय था जैसे उसे पता चल गया हो कि अगली चाल उसी के नाम है। कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। अगर आप चाहें, मैं इसका अगला भाग भी इसी अंदाज में आगे लिख दूं, जहां असली साजिशकर्ता पूरी तरह सामने आएगा और दरबार की सबसे बड़ी चौंकाने वाली सच्चाई खुल जाएगी। भाग 3। दरबार में सन्नाटा ऐसा बैठ गया था जैसे किसी ने हवा को भी आदेश दे दिया हो कि अब जरा भी हिले नहीं। जिस आदमी की ओर बीरबल ने इशारा किया था वो पहले तो सीधा खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन झुकी, उसकी उंगलियां आपस में कस गईं। चेहरे पर पहले जो शांति थी वो अब टूटती हुई दीवार जैसी लग रही थी। अकबर की निगाह उसकी आंखों में गई और वहीं रुक गई। तुम कौन हो? उन्होंने कठोर आवाज में पूछा। वो आदमी कुछ पल तक चुप रहा। ऐसा लगा मानो उसके भीतर कई जवाब एक साथ उठे हों, मगर हर जवाब ने दूसरे जवाब को पीछे धकेल दिया हो। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, हुजूर, मेरा नाम परवेज है। बीरबल ने तुरंत कहा, और यही नाम सबसे कम महत्वपूर्ण है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। इसका मतलब? बीरबल ने बिना हड़बड़ी के कहा, मतलब ये कि नाम तो बहुत लोगों के होते हैं हुजूर। असली बात यह है कि यह आदमी यहाँ किस लिए खड़ा है। परवेज की आंखों में हल्की सी चमक आई। वो मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसकी पलकों के नीचे एक अजीब सा तनाव उभरा। आपको मुझ पर शक है बीरबल? बीरबल ने भी उसकी ओर वैसे ही देखा जैसे कोई खिलाड़ी आखिरी चाल से पहले बोर्ड को देखता है। मुझे शक तब होता है जब कोई आदमी बहुत देर तक चुप रहे और फिर ऐसे बोले जैसे उसने पहले से अभ्यास किया हो। दरबार के लोग अब परवेज को घेरने लगी निगाहों से देखने लगे। वो महल के लेखा जोखा विभाग से जुड़ा एक निचले दर्जे का देखरेख करता था। कोई बड़ा ओहदा नहीं, न ज्यादा बोलने वाला, न ज्यादा दिखने वाला। लेकिन बीरबल की नज़रों में ऐसे लोग हमेशा खतरनाक होते थे, क्योंकि वे छाया में रहते हैं और छाया ही उनकी ताकत बन जाती है। अकबर ने सख्ती से कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो डरने की जरूरत नहीं, सच बोलो। परवेज ने सिर उठाया, जहां पनाह, मैं तो केवल आदेश मानता था। बीरबल ने बीच में रोक दिया, किसके आदेश? परवेज ने होंठ भींच लिए, लेखा देखने वालों के और कभी कभी सलाहकार रघुनाथ के। रघुनाथ, जो अब बंदी था, सिर झुकाए खड़ा था,
लेकिन जब उसका नाम लिया गया उसने पहली बार आंख उठाई। ये झूठ बोल रहा है। परवेज ने तेजी से जवाब दिया, झूठ? आपने ही तो मुझे कहा था कि जो कागज संदिग्ध हों उन्हें ऊपर मत भेजो, पहले अलग रखो। अकबर का चेहरा और कठोर हो गया। कागज? कौन से कागज? बीरबल ने तुरंत हस्तक्षेप किया। हुजूर, यही असली मोड़ है। ये लोग केवल संदेश नहीं चुरा रहे थे, ये लोग कागजों का वर्गीकरण भी बदल रहे थे। अकबर ने गहरी सांस ली। तो ये नई बात है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, बस अब खुली है। जो कागज सीधे राजा तक पहुंचने चाहिए थे वे पहले किसी बीच वाले हाथ में जा रहे थे, और जब बीच वाले हाथ को फायदा होता है तो राजा तक आधा सच पहुंचता है। दरबार में हलचल हुई। कई दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब तक जो मामला दस्तावेज चोरी और नकली मुहर का लग रहा था वो अचानक प्रशासन के भीतर घुसे गहरे रोग जैसा दिखने लगा। अकबर ने परवेज की ओर इशारा किया। क्या तुमने कागज हटाए? परवेज ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैंने कुछ कागजों को अलग किया था हुजूर। मुझे कहा गया था कि वे खराब हो चुके हैं। बीरबल ने तुरंत पूछा, किसने कहा था? परवेज ने झिझकते हुए रघुनाथ की ओर देखा। उन्हीं ने। रघुनाथ ने कठोरता से कहा, यह झूठ है। बीरबल ने आंखें संकुचित कीं। झूठ? फिर आपके निजी तिजोरी से ये अलग अलग मोहरों वाली पर्चियां क्यों मिली थीं? रघुनाथ एकदम चुप हो गया। अकबर ने दोनों को देखा और फिर ठंडी आवाज में कहा, इतनी देर तक चुप रहने का मतलब क्या है? बीरबल ने बहुत शांत होकर कहा, मतलब ये कि चुप्पी अब सबूत की तरह खड़ी है हुजूर। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, रघुनाथ की तिजोरी और परवेज के कमरे की पूरी तलाशी ली जाए। कुछ ही देर में सिपाही दौड़े। महल के भीतर एक और तहखाने जैसे कमरों में खोज शुरू हुई। हर कोने से कुछ न कुछ निकलने लगा। कहीं पुराने नक्शे, कहीं व्यापारियों के नाम, कहीं कर सूचियां, कहीं मोहरों के परीक्षण के कागज। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज परवेज के कमरे से नहीं, रघुनाथ की निजी अलमारी से मिली। एक चमड़े की छोटी किताब। किताब का कवर बेहद साधारण था, लेकिन उसके भीतर जितने नाम थे उतने ही रहस्य। उसमें तारीखें थीं, संदेशों के संदर्भ थे, बाजारों के नाम थे और कुछ धनराशियां भी। कई प्रविष्टियां जानबूझकर अधूरी छोड़ी गई थीं, मानो लेखक को पता हो कि कभी न कभी ये किताब पकड़ी जा सकती है। बीरबल ने किताब खोली और जल्दी जल्दी पन्ने उल्टे। उनकी आंखें एक जगह आकर रुक गईं। हुजूर, यही तो है। अकबर तुरंत उनके पास आए। क्या मिला? बीरबल ने उंगली से एक प्रविष्टि दिखाई। देखिए, 2 रात पहले एक कागज को गायब बताया गया, लेकिन इस किताब में लिखा है कि वो कागज गुम नहीं हुआ, बल्कि एक दूसरे स्थान पर भेजा गया। अकबर ने पूछा, दूसरा स्थान कहाँ? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यही बात सबसे अहम है। लिखावट के मुताबिक वो दूसरी जगह महल के बाहर नहीं, बल्कि पुराने अतिथि कक्ष में भेजा गया था। अकबर चौंके। पुराना अतिथि कक्ष तो कई सालों से बंद है। बीरबल ने सिर हिलाया। और तभी तो वो छुपाने के लिए सबसे सही जगह बनता है। परवेज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अचानक कहा, मैंने वहां कुछ नहीं रखा था। बीरबल ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता कि वहां कुछ रखा गया था? परवेज हड़बड़ाया। मैं तो बस क्या? अकबर ने डांटते हुए कहा। परवेज अब शब्दों में उलझ गया था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे की जमीन निकाल ली हो। बीरबल ने यह देखकर तुरंत समझ लिया कि यह आदमी सबसे कमजोर कड़ी है। वो अपराधी नहीं, लेकिन अपराध का सहारा जरूर था। बीच में एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहां पना पुराने अतिथि कक्ष में ताला टूटा मिला है और भीतर एक संदूक है। बीरबल ने कहा, खोलो। सभी लोग उस बंद पड़े कमरे की ओर गए। धूल से ढकी हुई दीवारें, जाले और फर्श पर पड़े पुराने पदचिन्ह। संदूक खोला गया तो भीतर से कुछ दस्तावेज, एक छोटी सी मोम की मुहर और एक धातु की प्लेट मिली, जिस पर महल के भीतर आना जाने वाले कुछ गुप्त मार्गों का निशान बना था। अकबर ने वो प्लेट देखी तो एकदम भड़क उठे। ये किसने बनाया? रघुनाथ ने पहले ही सांस रोक रखी थी। उसने बेहद कमजोर स्वर में कहा, ये तो पुरानी योजनाओं का हिस्सा थी। बीरबल ने झट से कहा, किसकी योजनाओं का? रघुनाथ ने सिर झुका लिया। पुराने मंत्रियों की। बीरबल ने तुरंत टोक दिया, नहीं, ये आपके समय की योजनाओं का है। आप पुराने का नाम लेकर खुद को बचाना चाहते हैं। अकबर ने नाराज होकर कहा, सच बोलो, ये सुरंगें किसने बनवाईं? रघुनाथ का चेहरा थक गया। हुजूर, कुछ साल पहले जब सीमावर्ती इलाके में अस्थिरता थी, तब एक वैकल्पिक मार्ग तैयार कराया गया था ताकि संकट की स्थिति में दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकें। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और फिर वही सुरक्षित मार्ग असुरक्षित सौदों का रास्ता बन गया। किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर बीरबल ने किताब का एक पन्ना दिखाया।
यहाँ एक नाम मिटाया गया है, लेकिन स्याही के नीचे का दबाव बता रहा है कि यहाँ लिखा था नूरलाल। अकबर ने ये नाम सुना तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं। नूरलाल? वो तो राजकोष के तीसरे स्तर का निरीक्षक था, वो कब इसमें शामिल हुआ? रघुनाथ ने जल्दी से कहा, वो शामिल नहीं था। बीरबल ने तुरंत पूछा, तो फिर उसका नाम क्यों लिखा था? रघुनाथ चुप रहा, और उस चुप्पी में ही जवाब छिपा था। दरबार में खड़े लोग अब और बेचैन होने लगे। सवाल बढ़ते जा रहे थे और हर सवाल के साथ एक नई परत खुल रही थी। ये मामला अब सिर्फ कुछ लोगों की साजिश नहीं रहा, इसमें पुराने सिस्टम की कमजोरियां, अंदरूनी लालच और व्यक्तिगत लाभ की भूख शामिल थी। अकबर ने थके हुए स्वर में कहा, नूरलाल को लाओ। नूरलाल को पकड़कर लाया गया। वो उम्र में रघुनाथ से छोटा था, लेकिन चेहरे पर वैसी ही घबराहट थी जैसी किसी चूहे में होती है जब उसे पता चलता है कि बिल के बाहर बिल्ली इंतजार कर रही है। उसे देखते ही बीरबल को समझ आ गया कि ये आदमी बहुत कुछ जानता है, लेकिन उतना साहसी नहीं कि अपने आप बोले। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम उस किताब में क्यों है? नूरलाल कांप गया। हुजूर, मैं तो केवल रसीदें मिलाता था। किसके लिए? रघुनाथ जी के लिए। रघुनाथ ने तुरंत कहा, झूठ बोल रहा है। लेकिन नूरलाल अब रुक नहीं सका। डर की ऊपरी परत हटते ही नीचे का सच बाहर आने लगा। हुजूर, मुझे बताया गया था कि कुछ कागज़ों को दोबारा दर्ज करना है। कहा गया था कि पुराने रिकॉर्ड उलझ गए हैं। फिर मुझे अलग अलग मोहरों की मिलान सूची दी गई। मैं बस वही करता रहा। अकबर ने गुस्से से पूछा, क्या तुम जानते थे कि वे कागज़ गलत हाथों में जा रहे हैं? नूरलाल ने बहुत धीमे स्वर में कहा, शुरू में नहीं, बाद में अंदाज़ा हुआ। बीरबल ने पूछा, और फिर भी तुम चुप नहीं? नूरलाल का सिर झुक गया। मुझे कहा गया था कि अगर मैंने किसी से बात की तो मुझे भी उसी गड़बड़ी में फंसा दिया जाएगा। अकबर ने घृणा से उसकी ओर देखा। डर के नाम पर तुमने छल को पनपने दिया। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, यही तो इस पूरे खेल की असली ताकत थी हुजूर, डर। न खुलकर बोलने का डर, न नौकरी छिनने का डर, न बदनाम होने का डर, और इन्हीं डर के बीच साजिशें बड़ी होती गईं। तभी एक और सिपाही आया, सांस फूलती हुई। हुजूर, पश्चिमी भंडारगृह में 2 आदमी पकड़े गए हैं। उनके पास नकली दस्तावेजों के और भी बंडल मिले हैं। अकबर ने तुरंत कहा, लाओ उन्हें। दोनों लोगों को भीतर लाया गया। वे व्यापारी थे। भारी कपड़े, उंगलियों में अंगूठियां और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे उन्होंने अभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। उनमें से एक का नाम दीनानाथ था, दूसरा रमेश्वर। बीरबल ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये लोग दरबार के बाहर वाले लाभार्थियों में थे। असली साजिश वहीं से पोषित हो रही थी। अकबर ने पूछा, तुम लोगों का इन कागजों से क्या संबंध? दीनानाथ ने झुंझलाकर कहा, हम व्यापार करते हैं हुजूर। बीरबल ने तुरंत कहा, और व्यापार सिर्फ माल का नहीं, सूचना का भी करते हो। दूसरा व्यापारी चिल्लाया, हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। बीरबल ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, झूठा आरोप तब होता जब तुम्हारी थैली में महल की मुहर की नकल न मिली होती। उस व्यापारी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सिपाही ने तुरंत उसकी थैली खोली। भीतर वही नकली मुहर का एक और हिस्सा था, और कुछ पत्र थे जिनमें शहरों के नाम, रास्तों की हालत और कर वसूली की कमजोरियों का उल्लेख था। अकबर ने दहाड़ कर कहा, तुम लोग राज्य की अंदरूनी बातों से क्या कर रहे थे? दीनानाथ ने आत्मरक्षा में कहा, हमें कहा गया था कि अगर हम समय पर जानकारी दें तो हमें नए व्यापार मार्गों में प्राथमिकता मिलेगी। बीरबल ने व्यंग्य से कहा, यानी राष्ट्र की नब्ज बेचकर व्यापार का लाभ लेना चाहते थे। दूसरा व्यापारी फपकते हुए बोला, हम अकेले नहीं थे। अकबर तुरंत चौकन्ने हो गए। और कौन? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दीनानाथ ने धीरे से कहा, हमें रघुनाथ ने जोड़ा था। रघुनाथ ने गुस्से से कहा, झूठ। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सच के टुकड़े चारों तरफ बिखर चुके थे और हर टुकड़ा किसी न किसी को छू रहा था। बीरबल ने पूरे दरबार की तरफ देखते हुए कहा, अब तस्वीर साफ हो रही है। कोई अकेला नहीं था। एक स्तर पर सरकारी भीतर के लोग, दूसरे स्तर पर व्यापारी, तीसरे स्तर पर दस्तावेजों की हेरफेर और चौथे स्तर पर अफवाहें। ये जाल इस तरह बुना गया था कि अगर एक कड़ी टूटे तो दूसरी कड़ी उसे ढक ले। अकबर ने गहरे आवेश से कहा, तो ये एक पूरा गिरोह है। बीरबल ने सिर हिलाया। हाँ, और गिरोह का हर सदस्य खुद को सबसे छोटा समझ रहा था। यही सबसे खतरनाक भ्रम है। इसी बीच परवेज की हालत और खराब हो गई। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हुजूर, मैं बस उनके कहने पर कागज इधर उधर करता था। मुझे लगा कि ये कोई साधारण व्यवस्था है।
अकबर ने कठोरता से कहा, साधारण? तुमने शासन की नींव से खेल किया और इसे साधारण कहा? परवेज कुछ ना बोल सका। बीरबल ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, सच बताओ, क्या तुम्हें कभी अंदाजा हुआ कि असली खेल किसके इशारे पर चल रहा है? परवेज ने सिर हिलाया। एक बार मुझे एक लिखित आदेश मिला था, उस पर कोई नाम नहीं था, बस नीचे एक खास चिन्ह था। कौन सा चिन्ह? परवेज ने कांपते हुए कहा। 3 बिंदुओं के बीच एक रेखा। बीरबल का चेहरा बदल गया। वो तुरंत किताब के पन्ने पलटने लगे। एक पुरानी प्रविष्टि में वही चिन्ह मिला। उन्होंने वो पन्ना अकबर की ओर बढ़ाया। हुजूर, अब समझ गया। अकबर ने पन्ना देखा। क्या? ये सारा नेटवर्क सिर्फ महल और व्यापारियों का नहीं था। इसके पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ था जो दस्तावेज व्यवस्था को बहुत गहराई से जानता था, और ये चिन्ह उसी का है। रघुनाथ ने इस बार विरोध नहीं किया। वो बस थक कर खड़ा था। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, हार थी। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल ने बहुत धीरे से एक नाम लिया, नूरुल हक। सभी चौंके। ये नाम दरबार के पुराने लेखा संरचना से जुड़ा था। वो वर्षों पहले महल छोड़ चुका था, लेकिन उसी ने कभी रिकॉर्ड मैनेजमेंट का ढांचा तैयार किया था। अगर वो वापस खेल में था तो मतलब ये कि साजिश की जड़ें बहुत पुरानी थीं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, नूरुल हक? वो तो वर्षों से दूर है। बीरबल ने कहा, दूर होना और अलग होना एक बात नहीं होती जहां बना। कई लोग दूर रहकर भी सूत्र पकड़ते रहते हैं। रघुनाथ ने आखिरकार सिर उठाया। नूरुल हक, अगर वो वापस आया है तो ये उससे कहीं बड़ी बात है। बीरबल ने उसकी ओर देखा। तुम जानते हो कि वो कहाँ है? रघुनाथ की चुप्पी ने इस बार सब कुछ कह दिया। अकबर ने आदेश दिया, बोलो। रघुनाथ के होंठ कांपे। पुराने शहर के बाहर दक्षिणी सराय में। बीरबल ने तुरंत कहा, तो यही अगला कदम है, उसे पकड़ना होगा। अकबर ने सिपाहियों को तैयारी का आदेश दे दिया, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोकते हुए कहा, हुजूर, एक बात और। अकबर रुके। अब क्या? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, अगर नूरुल हक सचमुच वही है तो वो भागेगा नहीं, वो हमारे आने का इंतजार करेगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इतनी बड़ी योजना का अंतिम सूत्रधार हमेशा खुद को कोने में नहीं छुपाता। वो चाहता है कि पकड़े जाने से पहले वो अपनी बात कह सके। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर चलो। लेकिन यहीं एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जब सिपाही दक्षिणी सराय के लिए रवाना हुए तो वहां पहुंचा पहला सिपाही वापस भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। हुजूर, सराय खाली मिली, वहां सिर्फ एक चिट्ठी थी। अकबर ने तीखे स्वर में पूछा, चिट्ठी? क्या लिखा था? सिपाही ने कांपते हाथों से वो पत्र बीरबल को दिया। बीरबल ने उसे खोला। पत्र पढ़ते ही उनकी आंखें फैल गईं। अकबर ने पूछा, क्या है? बीरबल ने बहुत शांत स्वर में कहा, नूरुल हक भाग चुका है। दरबार में हड़बड़ाहट फैल गई। अकबर चौंके। भाग चुका है? इतने लोगों के बीच से? बीरबल ने पत्र आगे बढ़ाया, और सिर्फ भागा ही नहीं, उसने संदेश भी छोड़ा है। अकबर ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, तुमने जड़ें काटी हैं, लेकिन पौधा अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक वो एक मुखौटा नहीं समझेगा, खेल चलता रहेगा। मुझे पकड़ने से पहले अपने भीतर देखो। पत्र पढ़ते ही अकबर के चेहरे पर कठोरता और बढ़ गई। ये कैसा चुनौती भरा संदेश है? बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। ये संदेश नहीं, चेतावनी है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं हुजूर, आपके लिए। अकबर ने पूछा, अब इसका क्या मतलब? बीरबल ने पत्र की दूसरी तरफ ध्यान दिया। वहां एक छोटा सा निशान था, लगभग धुंधला। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये निशान वहीं उपयोग होता था जहां महल के पुराने आदेशों की प्रतिलिपि रखी जाती थी। मतलब नूरुल हक कहीं बाहर भागा जरूर था, लेकिन उसने अंदर किसी को संकेत दिया था। हुजूर, बीरबल ने धीरे से कहा, वो अकेला नहीं है। अकबर ने आंखें तान लीं। तुम फिर वही कह रहे हो? क्योंकि हर बार जब कोई बड़ा मछुआरा भागता है तो जाल के भीतर छोटी मछलियां छूट जाती हैं, और ये पत्र किसी छूटी हुई छोटी मछली का संदेश है। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल ने पत्र के नीचे लिखे बेहद हल्के अक्षरों को देखा। हाथ की लिखावट बदलने की कोशिश की गई है, पर नहीं हो पाई। ये वही शैली है जो। वो रुके, फिर बोले, जो महल के भीतर के किसी प्रशिक्षित लेखक की है। अकबर ने घूर कर पूछा, कौन? बीरबल ने धीरे से सिर उठाया। परवेज नहीं, रघुनाथ नहीं, और नूरलाल भी नहीं। उन्होंने दरबार के कोने की ओर देखा। सभी लोग एक साथ उस दिशा में देखने लगे। वहां खड़ा था वही शांत चेहरा जिसे अब तक बस एक साधारण निरीक्षक समझा जा रहा था।
एक नया नाम, एक नई छाया, एक नया चेहरा। उसने बहुत हल्के स्वर में कहा, मुझे उम्मीद थी कि आप मुझ तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचेंगे। अकबर की आंखें जल उठीं। तुम? बीरबल ने पत्र मोड़ा। तो आखिरकार तुम बोल ही दिए। वो आदमी अब अपनी जगह से हिला। अगर मैं न बोलता तो शायद तुम मुझ तक पहुंच भी नहीं पाते बीरबल। अकबर ने गुस्से में पूछा, ये कौन है? बीरबल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, यही है असली गांठ। और उस आदमी ने पहली बार अपना सिर ऊंचा किया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा संतुलन था जैसे वो बहुत पहले से तय कर चुका हो कि जब समय आएगा तब वो सबके सामने खड़ा होगा। उसने कहा, मेरा नाम शमशेर है, और अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी तो आप गलत हैं। दरबार में फिर से सन्नाटा लौट आया। बीरबल की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। मैं भी यही सोच रहा था। अकबर ने धीमे, बेहद धीमे स्वर में कहा, तो अब बोलो शमशेर, तुम कौन हो और नूरुल हक कहाँ है? शमशेर ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, नूरुल हक भागा नहीं है हुजूर, उसे भागने दिया गया है। ये सुनकर पूरा दरबार जैसे पत्थर का हो गया। बीरबल ने तुरंत पूछा, किसने? शमशेर ने बीरबल की तरफ देखा, फिर अकबर की तरफ। उसने, जिसे आप अभी तक अपने बहुत करीब समझ रहे थे। अकबर के चेहरे पर भ्रम उभर आया। क्या बकवास कर रहे हो? शमशेर ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि आसपास खड़े लोगों को झुकना पड़ा। बकवास नहीं हुजूर, असली खेल अभी भी आपके सामने खुलने वाला है। आपने अब तक जाल के टुकड़े देखे हैं, अब जाल बुनने वाले के हाथ देखिए। बीरबल ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, और वो हाथ किसका है? शमशेर ने एक लंबी सांस ली। आपके राजमहल के भीतर का सबसे भरोसेमंद हाथ। अकबर ने अविश्वास से आंखें फैला दी। नाम लो। शमशेर के होठ कांपे। फिर उसने वही नाम लिया जो सुनते ही दरबार के हर कोने में बिजली दौड़ गई। और उसी पल बीरबल की मुस्कान बिल्कुल गायब हो गई, क्योंकि वो नाम किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं था। वो नाम था राजमहल के मुख्य सुरक्षा प्रमुख का। और अब खेल सचमुच अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। यहीं से कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि जब सुरक्षा वाला ही संदेह के घेरे में आए तो महल के दरवाजे नहीं, भरोसा टूटता है। भाग 4। मुख्य सुरक्षा प्रमुख का नाम सुनते ही दरबार में जैसे किसी ने समय की सांस रोक दी। वो नाम कोई साधारण नाम नहीं था। वो उस दीवार की तरह था जिस पर सब भरोसा करते थे कि वो हमेशा खड़ी रहेगी। वो व्यक्ति पिछले कई वर्षों से महल की सुरक्षा संभाल रहा था। राजमहल के हर दरवाजे, हर पहरे, हर आने जाने वाले रास्ते, हर गुप्त चौकी और हर मशाल की जिम्मेदारी उसी के हाथों में थी। अगर वही आदमी संदिग्ध निकल आए तो फिर सवाल सिर्फ चोरी का नहीं रहता, सवाल पूरे राज्य की नींव का हो जाता है। अकबर की आंखों में अविश्वास और क्रोध दोनों एक साथ चमक उठे। ये क्या कह रहे हो? उन्होंने शमशेर की तरफ घूरते हुए कहा। मुख्य सुरक्षा प्रमुख, मेरा भरोसेमंद अधिकारी? शमशेर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हुजूर, भरोसेमंद वही होता है जिसे समय तक कोई शक न करे, और शक ना होने का फायदा सबसे अच्छा छलिए उठाता है। बीरबल ने तुरंत बीच में हस्तक्षेप किया। नाम लो शमशेर, किस सुरक्षा प्रमुख की बात कर रहे हो? शमशेर ने एक पल भी देर नहीं की। सैयद मिर्जा खान। ये नाम सुनते ही कई दरबारी हिल गए। सैयद मिर्जा खान। लंबा कद, सधी हुई चाल, संयमित चेहरा, मध्यम आयु, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो कभी ज्यादा हंसता नहीं था, कभी ज्यादा गुस्सा भी नहीं दिखाता था। वो हमेशा नियमों का आदमी माना जाता था। अगर कोई गेट बंद करना भूल जाए तो वही डांटता था। अगर कोई पहरे में देर करे तो वही सजा देता था। लोग उसे कठोर मानते थे, लेकिन भीतर भीतर सम्मान भी करते थे, और शायद इसी कारण उसकी ओर किसी का ध्यान गया ही नहीं। अकबर ने दहाड़ कर कहा, मिर्जा खान को बुलाओ अभी। एक सिपाही दौड़ा। महल के भीतरी हिस्से में हलचल फैल गई। कुछ ही पल बाद एक और सिपाही हड़बड़ाते हुए लौटा और बोला, हुजूर, वो अपने कक्ष में नहीं मिला। अकबर का चेहरा और सख्त हो गया। नहीं मिला? इतनी बड़ी घटना के बाद तो वो कहाँ गया? सिपाही ने कांपते हुए कहा, उसके कक्ष में एक खुली खिड़की मिली है और दीवार पर कीचड़ के निशान भी हैं। बीरबल की आंखें तुरंत सिमट गईं। तो वो भागा नहीं, किसी ने बाहर से बुलाया है। शमशेर ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था हुजूर, असली हाथ अभी तक आपके सामने नहीं आया। अकबर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर मिर्जा खान भागा है तो पकड़ो उसे, पूरे महल की तलाशी लो,
हर सुरंग, हर छत, हर पिछला रास्ता बंद कर दो। सिपाही फैल गए। दरबार में फिर वही बेचैनी लौट आई। परवेज, नूरलाल, रघुनाथ, काजी फरीद, इन सबको एक तरफ खड़ा कर दिया गया था। अब सारा ध्यान सैयद मिर्जा खान पर था, लेकिन बीरबल के चेहरे पर जो गंभीरता थी उसने अकबर को और भी परेशान कर दिया। बीरबल, अकबर ने धीमी कठोर आवाज में पूछा, क्या तुम पहले से उस पर शक कर रहे थे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, शक था हुजूर, पर शक तब तक शक रहता है जब तक कोई उसे स्पर्श न करे। अब ये स्पर्श हो चुका है। अकबर ने कहा, कब से? जब महल के सुरक्षात्मक आदेशों में मामूली बदलाव बार बार हो रहे थे और हर बदलाव हमेशा किसी न किसी गुप्त गलियारे को खुले रहने की जगह देता था। अकबर ने तेजी से पूछा, और तुमने तब कुछ क्यों नहीं कहा? बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि तब तक मेरे पास वो धागा नहीं था जिससे ये गुच्छा खुलता। अगर मैं पहले बोल देता तो वो छिप जाता। अब उसके भागने से उसका डर भी बाहर आ गया है। शमशेर ने थोड़ा आगे झुककर कहा, हुजूर, अगर आप मिर्जा खान को ढूंढना चाहते हैं तो पुराने हथियार गृह के पीछे देखिए। वहीं से वो अक्सर नीचे जाने वाली संकरी सीढ़ी का इस्तेमाल करता था। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? शमशेर ने पल भर के लिए आंखें झुकाईं, क्योंकि मैं भी कई महीनों से उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था। पूरा दरबार ये सुनकर हिल गया। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम? शमशेर ने सीधे कहा, हाँ हुजूर, मैं भी उसमें फंसा हुआ था। बीरबल तुरंत बीच में आए, रुको, तुम पहले कह रहे थे कि नूरुल हक भागने दिया गया और अब कह रहे हो कि तुम भी इसमें थे। पूरा सच बोलो। शमशेर ने गहरी सांस ली। नूरुल हक मुझे बाहर के काम देता था। मुझे पैसे का लालच दिया गया था। मैं उन कागज़ों को इधर उधर पहुंचाता था जिन्हें थोड़ा बदलना होता था, पर मुझे शुरू में ये नहीं बताया गया कि मुख्य सुरक्षा प्रमुख खुद इस जाल का सबसे बड़ा पहरेदार नहीं, सबसे बड़ा संचालक है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, क्यों किया तुमने? शमशेर ने सिर झुका लिया। क्योंकि मेरे घर में बीमारी थी, पैसे की जरूरत थी, और उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ प्रशासनिक काम है। बीरबल ने तुरंत कहा, यही दूसरा जाल होता है हुजूर। पहले जरूरत, फिर लालच, फिर डर और अंत में गुलामी। अकबर ने घृणा से उसकी तरफ देखा, लेकिन शमशेर की आंखों में अब घमंड नहीं था, अब उसमें टूटा हुआ इंसान था। इसी बीच बाहर से एक ऊंची आवाज आई, पकड़ो उसे। फिर घोड़ों की टापें, दौड़ते कदम और लोहे की झंझनाहट सुनाई दी। कुछ देर बाद दो सिपाही एक आदमी को घसीटते हुए भीतर लाए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि महल की छतों और निगरानी चौकियों की देखभाल करने वाला एक वरिष्ठ पहरेदार था। उसके हाथ में एक रस्सी थी और उसकी कमर पर ऐसा चिन्ह था जो केवल सुरक्षा दस्ते के अंदरूनी लोगों को दिया जाता था। सिपाही ने बताया, हुजूर, ये आदमी उत्तर पश्चिमी छत पर भागते हुए मिला। इसके पास एक संदेश था। अकबर ने सख्ती से कहा, क्या संदेश? सिपाही ने कागज दिया। बीरबल ने उसे देखा। पन्ना खोलते ही उनकी भौहें और संकरी हो गईं। उस पर केवल कुछ शब्द लिखे थे, मुख्य दरवाजा खुल चुका है, अब बैठक दक्षिणी कोठरी में। अकबर ने पूछा, ये क्या है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यही वो जगह है जहां असली मिलना जुलना होता था। फिर उन्होंने शमशेर की ओर देखा। दक्षिणी कोठरी कहाँ है? शमशेर ने उत्तर दिया, पुराने अभिलेखागार के नीचे। अकबर चौंके, अभिलेखागार के नीचे? बीरबल ने तुरंत कहा, तो चलिए, अब समय बहुत कम है। अकबर ने सिपाहियों को साथ लिया। कुछ दरबारी पीछे रह गए, कुछ डरते हुए आगे आए। अब मामला पूरी तरह खुले मैदान में आ चुका था। महल के नीचे एक गुप्त बैठक स्थल था। ये ऐसी बात थी जिसका अनुमान भी कई लोगों ने कभी नहीं लगाया होगा। जब वे पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतरे तो हवा बदल गई। ऊपर के महल में जहां रोशनी, कपड़े, इत्र और हलचल थी, नीचे धूल, नमी, गंध और पुरानी लकड़ी की बदबू थी। रास्ते के दोनों ओर बंद ताले लगे लकड़ी के कमरे थे, जिनमें पुराने दस्तावेज और खजाने की सूची रखी जाती थी। बीरबल मशाल के साथ आगे बढ़े। कुछ कदम आगे जाकर उन्होंने फर्श पर उभरे निशान देखे। यहां हाल ही में लोग आए हैं। अकबर ने पूछा, तुम कैसे जानते हो? धूल की परत टूटी हुई है और ये टपकती नमी अभी ताजी है। वे एक भारी लकड़ी के फाटक तक पहुंचे। वो बाहर से बंद था, लेकिन ताले पर खरोंचें थीं, मानो किसी ने जल्दबाजी में खोलने की कोशिश की हो। सिपाहियों ने दरवाज़ा तोड़ा। भीतर एक लंबा संकरा कक्ष था। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज रखी थी, जिस पर नक्शे, कागज, मोहरें, मोम और कुछ बचे हुए दस्तावेज बिखरे थे। दीवार पर एक बड़ा बोर्ड लगा था,
जिस पर शहरों के नाम, व्यापार मार्ग, कर क्षेत्र और सुरक्षा चौकियों का नक्शा बनाया गया था। अकबर ने यह दृश्य देखकर गुस्से से कहा, तो ये है, मेरे महल के नीचे बैठकर मेरे ही राज्य का नक्शा बनाते थे ये लोग। बीरबल ने कुछ दस्तावेज उठाए। और सिर्फ नक्शा नहीं हुजूर, इन पर संशोधन भी हैं। एक कागज पर साफ लिखा था कि किन चौकियों को कमजोर करना है, किस मार्ग से व्यापारी गुजरे, कौन से कागज किस हफ्ते पकड़ में आने चाहिए और किन लोगों को झूठे आरोपों में फंसाना है। मतलब ये एक स्थायी व्यवस्था थी, एक दिन की साजिश नहीं बल्कि महीनों से चल रही योजना। अकबर ने कहा, सैयद मिर्जा खान को जिंदा चाहिए। उस समय पीछे से एक आवाज आई, बहुत देर हो गई जहां पना। सब मुड़े। दरवाजे के पास सैयद मिर्जा खान खड़ा था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 ऐसे पहरेदार थे जो अभी तक महल में भरोसेमंद माने जाते थे। उनके हाथों में तलवारें थीं, चेहरे पर तनाव था, लेकिन सैयद मिर्जा खान के चेहरे पर कुछ और ही था। वो घबराया नहीं था, वो टूटा नहीं था। वो एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जिसने बहुत पहले हार जीत का हिसाब लगा लिया हो। अकबर की आंखें क्रोध से तमतमा उठीं। मिर्जा खान, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मिर्जा खान ने धीमी पर साफ आवाज में कहा, हुजूर, मैं विश्वासघात नहीं, व्यवस्था का बचाव कर रहा था। बीरबल ने तुरंत कहा, देखा, यही सबसे खतरनाक वाक्य होता है। अपराधी खुद को बचाने वाले बताने लगते हैं। मिर्जा खान ने एक कदम आगे बढ़ाया, मैं अपराधी नहीं हूं बीरबल। अपराधी वे हैं जिन्होंने इस राज्य को केवल नाम से जोड़ रखा था। मैं देख रहा था कि कुछ लोग नए फैसलों के नाम पर पुराने संतुलन को तोड़ रहे हैं। अकबर गरजे, संतुलन? तुम राज्य के दस्तावेज चुरा रहे थे, जाल बना रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, और अब संतुलन की बात कर रहे हो। मिर्जा खान ने बिना झिझक कहा, हाँ, क्योंकि अगर आप सब कुछ अचानक बदलेंगे तो सबसे पहले कौन टूटेगा? वही जो नीचे हैं, और वही लोग मुझे भरोसा देते रहे। मैंने उनके लिए ये किया। बीरबल ने शांत लेकिन तीखे स्वर में पूछा, किसके लिए? मिर्जा खान ने पलटकर कहा, कई लोगों के लिए। उन व्यापारियों के लिए जिनके रास्ते नए कर नियमों से बंद हो रहे थे, उन कर्मचारियों के लिए जिनकी नौकरी नई व्यवस्था में खतरे में थी, और उन वरिष्ठों के लिए जो बाहर से शांत थे पर भीतर से खोखले हो चुके थे। बीरबल ने कटाक्ष किया, तो तुमने उन्हें बचाने के लिए राज्य का अपहरण कर लिया? मिर्जा खान की आंखों में पहली बार चमक उभरी। अपहरण नहीं, दबाव। अगर सत्ता सुनती नहीं तो उसे सुनाना पड़ता है। अकबर का गुस्सा अब फूटने को था। मुझे सिखाओगे तुम? मिर्जा खान ने आश्चर्यजनक रूप से शांत स्वर में कहा, नहीं हुजूर, आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि आप अब जिस दरार को देख रहे हैं वो बहुत पुरानी है। बीरबल ने तुरंत पूछा, तो नूरुल हक कहाँ है? मिर्जा खान ने एक क्षण के लिए मुस्कुराने जैसा कुछ किया, भाग गया। कहाँ? जहां उसे जाना चाहिए था। बीरबल का चेहरा बदल गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मिर्जा खान ने कंधे उचका दिए। और तुम सोचते हो सच हमेशा सीधे सामने आता है? बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन सच की कुछ आदतें होती हैं, जैसे भागते समय भी कुछ निशान छोड़ना। उन्होंने तुरंत कमरे के कोने में एक टूटी हुई लाल मोम की बूंद दिखाई। ये नूरुल हक की मोहर का रंग है। तुम उसे यहां छिपा कर ले आए थे। मिर्जा खान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। अकबर ने सख्ती से पूछा, तो बताओ वो कहाँ है? मिर्जा खान ने लगभग व्यंग्य के साथ कहा, हुजूर, अगर मैं बताऊं कि वो सराय में नहीं, नगर के बाहर वाले पुराने मंदिर की ओर गया है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? बीरबल ने तुरंत कहा, नहीं, लेकिन ये जरूर मानेंगे कि तुम हमें गलत दिशा दिखा रहे हो। मिर्जा खान की आंखों में थोड़ी चमक आई। बहुत तेज हो बीरबल, और तुम बहुत देर से पकड़े गए, बीरबल ने जवाब दिया। तभी कमरे के पीछे से एक हल्की आहट आई। सबने ध्यान दिया। पीछे की दीवार के साथ एक पतला सा पर्दा लटक रहा था। पर्दे के पीछे शायद कोई और छिपा हुआ था। सिपाहियों ने तुरंत उसकी तरफ कदम बढ़ाए। पर्दा हटाया गया तो वहां एक छोटा सा दरवाज़ा मिला जो आधा खुला था। बीरबल ने तुरंत मशाल उस ओर बढ़ाई। ये क्या है? सैयद मिर्जा खान के चेहरे पर पहली बार छटका आया। नहीं, अकबर ने पूछा, क्या है अंदर? बीरबल ने बहुत धैर्य से दरवाज़ा खोला। भीतर एक और तंग रास्ता था। वो रास्ता ऊपर के किसी कक्ष तक जाता था। बीरबल ने कुछ कदम आगे बढ़कर देखा तो उन्हें एक और चौंकाने वाली चीज मिली, एक महिला की चूड़ियां। उस कक्ष में किसी स्त्री के रहने के निशान थे, रेशमी कपड़े, इत्र की हल्की गंध और दीवार पर काढ़ी हुई एक छोटी सी दरी। दरबार में मौजूद कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर भी हैरान थे। महल के नीचे ऐसा कक्ष, और वो भी किसी महिला के लिए? बीरबल ने धीरे से कहा, तो असली परत अब खुली। अकबर ने पूछा, ये किसका कमरा है?
मिर्जा खान के चेहरे पर असहजता दिखाई दी। वो रुका। ये एक पुरानी व्यवस्था का हिस्सा था। बीरबल ने तुरंत कहा, नहीं, ये एक छिपे संबंध का हिस्सा है। अकबर ने सख्ती से पूछा, किसका? मिर्जा खान चुप रहा। इसी बीच ऊपरी सीढ़ियों से दौड़ते हुए एक सिपाही आया। जहां पना महल के पूर्वी हिस्से में एक महिला भागती हुई देखी गई है। अकबर ने चौंक कर कहा, कौन? सिपाही ने हांफते हुए जवाब दिया, हुजूर, वो दरबार की चिकित्सा सलाहकार मलिका बानो है। दरबार में एक और बार सनसनी फैल गई। मलिका बानो, वो महल में महिलाओं की चिकित्सा, औषधि और छोटी मोटी देखभाल का काम करती थी। उसे हर कोई शांत, समझदार और भई मानता था। वो कभी भी शोर शराबे में नहीं पड़ती थी। अकबर की पत्नी और राज परिवार की महिलाओं से उसका संपर्क भी रहता था। किसी ने उसकी तरफ कभी शक की नज़र से नहीं देखा था। बीरबल का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। तो यही गायब कड़ी थी। अकबर ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं कहना ये चाहता हूं कि इतने बड़े जाल में एक ऐसा हाथ भी था जो हर किसी के बीच निर्भय होकर चलता था, और वो हाथ था उसी का। मिर्जा खान ने तुरंत कहा, नहीं, उसे मत घसीटो, वो इसमें नहीं थी। बीरबल ने उसकी तरफ देखा। जब कोई अपराधी किसी और को बचाने लगे तो समझ लो वहां रिश्ते का कोई गहरा बंधन है। अकबर ने क्रोध में पूछा, क्या तुम दोनों? मिर्जा खान ने पहली बार नजरें झुका लीं। यही जवाब था। दरबार में खड़े लोग एकदम स्तब्ध रह गए। ये मामला अब केवल सत्ता, दस्तावेज या अफवाहों तक सीमित नहीं था। इसमें निजी संबंध, भावनाएं और छिपे हुए भरोसे का जाल भी शामिल था। बीरबल ने बहुत संयत स्वर में कहा, तो इसी कारण तुम्हारी कार्रवाई इतनी व्यवस्थित थी। तुम बाहर की दुनिया को न जानकार की तरह देख रहे थे, बल्कि भीतर की दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मिर्जा खान ने एक गहरी सांस ली। हाँ, अकबर का चेहरा कठोर हो गया। तुम्हारी निजी भावना ने मेरे राज्य को चोट पहुंचाई। मिर्जा खान ने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि सीमित नुकसान में बड़े नुकसान को रोका जा सकता है। बीरबल ने तुरंत टोका, यही तो हर गलत निर्णय का पहला वाक्य होता है। कोई भी अपराधी खुद को पूर्ण अपराधी नहीं मानता। वो हमेशा कहता है, मैंने तो बस कम नुकसान किया। अकबर ने हथेली मेज पर मारी। पर वो महिरा कहाँ है? बीरबल ने तुरंत कहा, मलिका बानो को खोजो। सिपाही फिर दौड़े। अब महल के भीतर हर गलियारे में हड़कंप का, एक तरफ गिरफ्तारियां, दूसरी तरफ तलाशी और बीच में अफवाहें। लेकिन बीरबल को पता था कि अगर मलिका बानो पकड़ में ना आई तो ये कहानी यहीं नहीं रुकेगी। शमशेर ने धीरे से कहा, हुजूर, अगर आप चाहें तो मैं उसका स्थान बता सकता हूं। अकबर ने उसकी तरफ घूरा। अब क्यों? शमशेर ने कहा, क्योंकि मैं अब इस खेल से बाहर निकलना चाहता हूं। मैंने बहुत गलती की है, अब और नहीं। बीरबल ने शमशेर को बहुत ध्यान से देखा। तुम सच बोलोगे? हाँ। कहाँ गई है? शमशेर ने थोड़ा कांपते हुए कहा, पुरानी औषधशाला के पीछे वाले बाग में, वहां एक बंद कुएं के पास। ये सुनते ही बीरबल ने अकबर को इशारा किया, चलिए। वे कुछ सिपाहियों के साथ उस दिशा में बढ़े। पुराने औषधशाला के पीछे का बाग ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता था। वहां झाड़ियां उगी हुई थीं, टूटी हुई क्यारियां थीं और एक सूखा कुआं था जिसके चारों ओर पत्थर बिखरे थे। जैसे ही वे पहुंचे, उन्हें झाड़ियों के पीछे हल्की सरसराहट सुनाई दी। बीरबल ने धीरे से कहा, वहीं है। सिपाही आगे बढ़े। तभी एक महिला की आकृति पेड़ों के पीछे दिखे। उसने रेशमी दुपट्टा खींचकर चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। वो मलिका बानो थी। अकबर ने क्रोध से कहा, मलिका बानो, तुम यहां क्या कर रही हो? वो मुड़ी। चेहरे पर डर था, लेकिन उसी डर के नीचे एक ऐसी थकान भी थी जैसे वो बहुत दिनों से किसी बोझ को ढो रही हो। जहां पना, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं। बीरबल ने तुरंत कहा, सच बोलो, झूठ अब नहीं चलेगा। मलिका बानो ने शून्य में देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी कागज को जलाया नहीं, मैंने बस लोगों को संदेश पहुंचाए। अकबर ने सख्ती से पूछा, किसके लिए? उसने आंखें बंद कर लीं। मिर्जा खान के लिए और रघुनाथ के लिए और एक ऐसे आदमी के लिए जिसका नाम मैं अभी नहीं लूंगी। बीरबल ने पूछा, क्यों नहीं? मलिका बानो ने दर्द से कहा, क्योंकि अगर मैं उसका नाम लूंगी तो वो सबके सामने टूट जाएगा, और वो वही है जिसने मुझे इस चाल से सबसे पहले निकाला था। अकबर ने समझते हुए भी कठोरता नहीं छोड़ी। तुम राज्य के खिलाफ काम कर रही थी। मलिका बानो ने सिर हिलाया। मुझे लगा था मैं अपने लोगों के लिए कर रही हूं। बीरबल ने पूछा, तुम किसे अपना लोग मानती हो? मलिका बानो ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, जिन्हें करों से दबाया जा रहा था,
जिन्हें नौकरी से निकाला जा रहा था, जिन्हें नए फैसलों का डर था, और उन लोगों को जिनसे मेरा संबंध था। अकबर ने सांस रोककर कहा, किस संबंध की बात कर रही हो? उसने एक पल बाद सिर झुका दिया। मिर्ज़ा खान मेरा पति था। ये सुनकर दरबार की, बल्कि शायद पूरे महल की ज़मीन हिल गई। सैयद मिर्ज़ा खान ने ये बात छिपाई थी। अकबर का चेहरा और अधिक कठोर हो गया। तुम दोनों ने शादी छिपाई? मलिका बानो ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अगर ये बाहर आता तो मेरी नौकरी भी जाती, उनकी पदवी भी सवाल में आती, और हम दोनों पहले ही समाज में शक की नज़र से देखे जाते। हमने गलती की, हमने सच छिपाया। बीरबल ने धीरे से कहा, और छिपाए गए रिश्ते अक्सर छिपे निर्णयों को जन्म देते हैं। अकबर ने दोनों को देखते हुए कहा, तो तुमने अपने संबंध के कारण राज्य को धोखा दिया। मलिका बानो की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज फिर भी स्थिर थी। मैंने खुद को इस भ्रम में रखा कि मैं बस एक किनारे को बचा रही हूं। मुझे नहीं पता था कि ये किनारा इतना बड़ा जाल बन जाएगा। बीरबल ने फिर पूछा, नूरुल हक कहाँ है? मलिका बानो चुप रही। अकबर ने गुस्से से कहा, बोलो। उसने कांपते होठों से कहा, वो अभी दूर नहीं गया। उसने शहर के बाहर नहीं, बल्कि महल के पुराने जल निकास मार्ग में शरण ली है। बीरबल की आंखें तुरंत चमक उठीं। मैंने कहा था, भागा हुआ आदमी सबसे पास छिपता है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को उस जल निकास मार्ग की ओर भेजा। वे सब वहां पहुंचे। कई पत्थरों को हटाया गया। अंदर की दीवारें गीली थीं, फर्श फिसलन भरा था, और एक हल्की सी सांस भी गूंज जाती थी। मशालें आगे बढ़ीं तो लगभग 10 कदम भीतर एक पतला कांपता हुआ आदमी बैठा मिला। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। हाथ में एक कागजों का पुर्जा था। वो नूरुल हक था। उसे घसीटकर ऊपर लाया गया। अब वो पहले जैसा निर्भीत नहीं था। उसकी आंखों में केवल डर था। अकबर ने उसे देखते ही कहा, तो यहां छिपे थे तुम? नूरुल हक ने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैं भागा नहीं था, मुझे यहां लाया गया था। बीरबल ने तुरंत पूछा, किसने? नूरुल हक ने ऊपर देखा। मलिका बानो हिल गई। नहीं। बीरबल ने तुरंत दोनों की ओर देखा। तो ये क्या नया खेल है? नूरुल हक ने हाँफते हुए कहा, वो मुझे बचा रही थी। वो चाहती थी कि मैं पकड़ा ना जाऊं, ताकि मैं नामों का खुलासा कर सकूं, लेकिन फिर वो खुद डर गई। अकबर ने गुस्से से कहा, नामों का खुलासा? और कौन से नाम बाकी हैं? नूरुल हक ने कांपते हाथों से कागज आगे बढ़ाया। हुजूर, अब तक जिनके नाम सामने आए वे आधे थे। असली सूची ये है। बीरबल ने कागज लिया। जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा, उनका चेहरा गंभीर से भी अधिक गंभीर हो गया। उस सूची में दरबार के 3 और नाम थे। एक था एक वरिष्ठ सैन्य आपूर्ति अधिकारी, दूसरा था राजकीय मुद्रा निरीक्षक, और तीसरा अकबर की अपनी निजी सचिव मंडली का सबसे पुराना सदस्य। अकबर ने कागज लिया, पढ़ा, और उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये कैसे संभव है? उन्होंने फुसफुसाकर कहा। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यही वो जगह है जहां असली खतरा छिपता है। जब अपने लोगों के नाम सामने आने लगते हैं तो तख्त हिलता है। मलिका बानो रो पड़ी। मैंने नहीं चाहा था कि ये इतना बड़ा हो जाए। नूरुल हक ने कांपते स्वर में कहा, हम सब ने सोचा था कि ये सिर्फ दबाव बनाने का तरीका है, लेकिन मिर्ज़ा खान ने सुरंगें बनवाईं, रघुनाथ ने कागज़ों को मोड़ा, शमशेर ने संदेश पहुंचाए, मैं सूची रखता रहा, और मलिका, वो लिंक थी, वो संदेशों को सही हाथों में देती थी। बीरबल ने बिना भाव के कहा, और असली मास्टरमाइंड? नूरुल हक चुप हो गया। अकबर ने गरज कर कहा, बोलो। नूरुल हक का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आपके निजी सचिव हबीबुल्लाह हैं। ये नाम सुनते ही अकबर एक कदम पीछे हटे। हबीबुल्लाह, वही व्यक्ति जो हर राजकीय कागज, हर गोपनीय पत्र, हर महत्वपूर्ण मोहर तक सबसे पहले पहुंचता था, जो अकबर के आदेश लिखता था, जो कई वर्षों से हर सुबह दरबार में सबसे पहले आता था। अकबर के इतने करीब होने का मतलब ये था कि उसने शायद दरबार की हर नस देख रखी थी। बीरबल की आंखें अब पूरी तरह खुली थीं। तो असली चेहरा यही है? अकबर ने अविश्वास से पूछा। नहीं, ये नहीं हो सकता। बीरबल ने बहुत सावधानी से कहा, हुजूर, अब तक जो भी हुआ वो बिना महल के केंद्रीय कागजी तंत्र के संभव नहीं था, और हबीबुल्लाह उसी तंत्र का केंद्र है। अकबर ने सख्ती से पूछा, वो कहाँ है? एक सिपाही भागते हुए आया। हुजूर, हबीबुल्लाह अपने कक्ष में बंद है, उसने दरवाज़ा भीतर से रोक रखा है। अकबर ने दांत पीसते हुए कहा,
तो तोड़ो दरवाज़ा। सिपाहियों ने हबीबुल्लाह के कक्ष की ओर दौड़ लगाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा टूटकर खुला। भीतर का दृश्य और भी चौंकाने वाला था। टेबल पर एक अधखुली स्याहीदानी, कुछ जले हुए कागज, एक मुहर और एक आधा लिखा हुआ पत्र पड़ा था। लेकिन हबीबुल्लाह वहां नहीं था। खिड़की खुली थी और खिड़की की चौखट पर कीचड़ के निशान थे। बीरबल ने फौरन फर्श देखा। वो अभी अभी गया है। अकबर गरज उठे, कैसे निकल गया? बीरबल ने खिड़की की ओर देखा, क्योंकि उसे भागने का समय पहले से मिल चुका था। किसने बताया उसे? बीरबल ने एक क्षण के लिए शांति रखी, फिर कहा, यही तो अब सबसे बड़ा सवाल है। दरबार में हड़कंप मच गया। हबीबुल्लाह भाग चुका था और ये भागना साधारण नहीं था। इसका मतलब था कि कोई और भी था जो अंतिम समय तक उसे संकेत दे रहा था। कोई अंदर का, कोई बहुत करीब का, कोई ऐसा जो हर मोड़ पर मौजूद रहा। अकबर की सांसें तेज थीं। तो क्या ये सब के सब मिले हुए थे? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, कुछ मिले हुए थे, कुछ फंसे हुए थे, कुछ डर में थे और कुछ खुद को बचाने के लिए दूसरों को आगे कर रहे थे। लेकिन हाँ, अब तक जो सबसे ऊपर था वो बाहर निकल चुका है। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, पूरे महल, पूरे शहर और आसपास के सभी मार्गों पर नाकाबंदी करो, उसे जिंदा पकड़ना है। सिपाही निकल गए। तभी शमशेर ने एक बार फिर कहा, हुजूर, एक बात और। अकबर ने घूर कर पूछा, अब क्या? शमशेर ने धीरे से कहा, हबीबुल्लाह भागा जरूर है, लेकिन वो अकेले नहीं गया। बीरबल ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? शमशेर ने कांपते स्वर में कहा, उसके साथ एक बच्चा भी था। अकबर चौंके, बच्चा? हाँ हुजूर, एक छोटा लड़का, शायद 10-12 साल का। दरबार में ये बात सुनकर सभी भ्रमित हो गए। हबीबुल्लाह के साथ बच्चा क्यों? कौन सा बच्चा? और सबसे अहम, किसका बच्चा? बीरबल ने तुरंत सवाल किया, उस बच्चे का क्या काम था? शमशेर ने सिर झुकाया, वो संदेश लाता था। वो महल के भीतर लोगों के पास आसानी से जाता था, क्योंकि कोई उसे शक की नजर से नहीं देखता था। अकबर की मुट्ठियां कस गईं। तो इस साजिश में बच्चों का भी इस्तेमाल हुआ? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यही सबसे घिनौना स्तर है। जब अपराधी बच्चों को ढाल बना लें तो समझ लो वे अब नीचे की कोई सीमा नहीं पहचानते। मलिका बानू ने अपना चेहरा ढक लिया। मैंने इस बच्चे को कई बार देखा था, उसका नाम अली था। अकबर ने पूछताछ में फंसती आवाज में कहा, अली, क्या वो महल का ही बच्चा है? मलिका बानू ने कहा, वो रसोई के पुराने नौकर की पोती का बेटा है, कभी कभी दवाइयां लेने आता था। बीरबल ने कहा, यानी वही ऐसा चेहरा था जिस पर शक कम से कम किया जाता। नूरुल हक ने तेजी से कहा, और हबीबुल्लाह ने उसका भरोसा खरीद लिया था। उसे मिठाई, पैसे और छोटे काम दिए जाते थे। अकबर का चेहरा घृणा से भर गया। तो अब यह भी सामने आ गया कि इन लोगों ने राज्य की आंखों के सामने से ही काम किया। बीरबल ने दरबार की ओर मुड़कर कहा, और अब देखिए क्यों? क्योंकि जब कोई व्यवस्था बहुत शांत दिखने लगे तो लोग समझते हैं कि सब ठीक है, पर अक्सर वही शांति सबसे खतरनाक होती है। अकबर ने गहरी सांस ली। हबीबुल्लाह को पकड़ना होगा। बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ, और उसके बिना पूरी कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो भागते समय भी कुछ साथ ले गया है। क्या? बीरबल ने वो पत्र उठाया जो हबीबुल्लाह की मेज पर पड़ा था। उसमें एक छोटी सी मुहर का निशान था। वो मुहर अकबर की निजी स्वीकृति छाप जैसी दिखती थी, पर असल में वो उसकी नकल थी। लेकिन उस नकली मुहर की छाप के नीचे एक संख्या लिखी थी, 7। बीरबल ने आंखें सिकोड़ दी। 7, ये कोई क्रमांक नहीं, ये स्थान है। अकबर ने पूछा, कौन सा स्थान? बीरबल ने एक सांस लेकर कहा, महल की 7वीं गुप्त तिजोरी। अब पूरा दरबार फिर से सन्न हो गया। अकबर ने हैरानी से कहा, मेरे महल में 7वीं तिजोरी? मैं तो केवल 4 के बारे में जानता हूं। बीरबल ने धीरज से कहा, क्योंकि 5, 6 और 7 हमेशा एक परिवार की चीज मानी जाती थी। मलिका बानू की आंखें फैल गईं। नहीं। बीरबल ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें पता है? वो धीरे धीरे बोली, 7वीं तिजोरी। उसमें सिर्फ दस्तावेज नहीं, बल्कि पुराने जमाने के समझौते रखे जाते थे। ऐसे समझौते जिन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया जाना था। अकबर ने सख्ती से पूछा, क्या मतलब? मलिका बानो कांप उठी। मतलब ये कि ये साजिश शायद सिर्फ राज्य के आज के फैसलों से जुड़ी नहीं थी। इसमें पुरानी सच्चाइयां भी थीं, ऐसी चीजें जिन्हें अगर हबीबुल्लाह बाहर ले गया तो। वो रुकी। बीरबल ने धीरे से पूछा, तो क्या? मलिका बानो ने फुसफुसा कर कहा, तो कुछ पुराने नाम भी सामने आ सकते हैं। अकबर का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। कौन से पुराने नाम? मलिका बानो ने नजरें झुका ली। आपके परिवार के।
दरबार में बम फटने जैसा सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत अकबर को देखा। हुजूर, अब मामला बहुत आगे निकल गया है। अकबर ने कांपती लेकिन कठोर आवाज में कहा, अगर मेरे परिवार से जुड़ा कोई पुराना समझौता छिपाया गया है तो उसे अभी निकालो, अभी। बीरबल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके लिए हमें वो तिजोरी ढूंढनी होगी। 7वीं तिजोरी की बात सुनकर सभी को महल के पुराने हिस्से में ले जाया गया। वहां पत्थर की मोटी दीवारें थीं। 3 पुराने कमरों के पीछे एक छोटा सा बंद कक्ष था जिस पर वर्षों से किसी ने ध्यान नहीं दिया था। हबीबुल्लाह के कक्ष से मिला संकेत इसी तरफ इशारा कर रहा था। सिपाही पत्थरों को धक्का देने लगे। कुछ ही देर में फर्श के नीचे एक अदृश्य सा लोहे का छल्ला मिला। उसे खींचा गया तो पत्थर का एक हिस्सा सरक गया। पीछे एक बेहद संकरा सुरंगनुमा रास्ता दिखाई दिया। मशालें अंदर गईं। रास्ता सूखा था, लेकिन उसमें पुरानी लकड़ी की महक थी। लगभग 12 कदम के बाद वह एक छोटी कोठरी में खुलता था। कोठरी के भीतर लोहे का एक बड़ा संदूक रखा था। अकबर ने उसे देखते ही कहा, यही है। बीरबल ने ध्यान से तिजोरी की जांच की। हाँ, ये खुली हुई है। तिजोरी का ढक्कन उठाया गया। भीतर जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। अंदर पुरानी संधियों की किताबें थीं। राजघराने और कुछ व्यापारी घरानों के बीच हुए समझौते थे। सीमाओं से जुड़े पत्र थे और एक बहुत पुराना दस्तावेज था जिस पर अकबर के पिता के हस्ताक्षर जैसे प्रतीत होते थे। अकबर ने हैरानी से कहा, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। बीरबल ने दस्तावेज उठाया और शायद यही बात किसी ने छिपाई थी। जैसे ही वे पन्ने पलटते गए, एक और नई बात सामने आई। पुराने दस्तावेज में लिखा था कि राजघराने के एक पुराने सदस्य ने कुछ व्यापारिक अधिकारों के बदले सुरक्षा समझौता किया था। इसका मतलब ये था कि कुछ प्रभावशाली घरानों को विशेष सुविधाएं मिली थीं और अब वही लोग नई व्यवस्था से घबराकर साजिश कर रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, तो सारे धागे यहीं जुड़ते हैं। अकबर ने पूछा, कहाँ? पुरानी सुविधाएं, पुराने अधिकार और नया नियंत्रण। जिनकी जेबें पुरानी व्यवस्था से भरती थीं, वे नए नियमों से डर गए और इस डर को हबीबुल्लाह ने हथियार बना लिया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तो इसका मतलब है कि मेरी अपनी विरासत? हाँ, बीरबल ने कहा, यह साजिश केवल वर्तमान नहीं, अतीत के छिपे हुए अनुबंधों से भी पोषित थी। तभी बाहर से दौड़ते हुए एक सिपाही ने आकर कहा, हुजूर, हमें हबीबुल्लाह का घोड़ा मिला है, लेकिन वो खुद नहीं। अकबर ने झुंझलाकर पूछा, कहाँ मिला? उत्तर पश्चिमी बाग के पीछे, और वहां एक बच्चा भी मिला है। अकबर और बीरबल दोनों तुरंत निकले। जब वे उस जगह पहुंचे तो बच्चा अली एक पेड़ के पास बैठा मिला। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में आंसू थे। अकबर ने नरम लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अली ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कहा गया था कि मैं चिट्ठी पहुंचाऊं। फिर जब सब लोग दौड़ने लगे तो वो आदमी मुझे छोड़कर भाग गया। बीरबल ने उसे देखकर पूछा, कौन सा आदमी? अली ने सिसकते हुए कहा, हबीबुल्लाह साहब। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बच्चे को भी छोड़ा? अली ने सिर हिलाया। वो बहुत डर गया था। उसने कहा था कि अगर मैं बच गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म। बीरबल ने अली की ओर झुककर पूछा, उसने और क्या कहा? अली ने जेब से एक छोटी मुड़ी हुई पर्ची निकाली। ये भी दी थी। बीरबल ने पर्ची खोली। उसमें सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, पहली रात सच बाहर आएगा। बीरबल की आंखें तुरंत चमक उठी। पहली रात? अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने तेजी से कहा, इसका मतलब है कि ये योजना का आखिरी चरण नहीं था, ये तो शुरुआत थी। अकबर स्तब्ध रह गए। शुरुआत? अब और क्या बाकी है? बीरबल ने पर्ची को फिर से देखा। जब कोई कहता है कि पहली रात सच बाहर आएगा तो वो किसी और रात की तैयारी भी कर रहा होता है। यानी आज जो खुला वो केवल पहला पर्दा था। अकबर ने पूछा, दूसरा पर्दा क्या होगा? बीरबल का चेहरा बेहद गंभीर था। राजमहल की सभा। अकबर का रक्त ठंडा पड़ गया। सभा? हाँ हुजूर, आज जिन नामों का खुलासा हुआ है उन्हें रोकने के लिए कुछ लोग कल सुबह एक औपचारिक राजसभा चाहते होंगे। वहां वे सफाई देंगे, दोष मढ़ेंगे और फिर सबूतों को नया रूप देने की कोशिश करेंगे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सभा रद्द कर दो। बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं हुजूर, अगर सभा रद्द हुई तो वे कहेंगे कि आप सच्चाई से भाग रहे हैं। उसे रद्द नहीं करना, उसे हथियार बनाना होगा। अकबर ने हैरानी से कहा, कैसे? बीरबल ने बहुत धीमी आवाज में कहा, उन्हें खुद आने दीजिए और फिर उनके सामने वही दस्तावेज रखिए जो अभी मिला है, लेकिन उससे पहले हमें हबीबुल्लाह को पकड़ना होगा। अकबर ने तुरंत अपनी सेना को शहर के बाहर निकलने वाले सभी मार्गों पर भेज दिया, लेकिन इससे पहले कि खोज पूरी होती एक और संदेश आया।
हबीबुल्लाह का घोड़ा जिस रास्ते पर मिला था उसके पास की झाड़ियों में एक छिपा हुआ फटी हुई जैकेट का टुकड़ा और खून के हल्के निशान मिले थे। सिपाही ने बताया, हुजूर, लगता है वो घायल हुआ है। बीरबल ने तुरंत निशानों को देखा। घायल नहीं, ये नाटक हो सकता है। अकबर ने पूछा, नाटक? हाँ, वो खुद को कमज़ोर दिखाकर किसी की सहानुभूति लेना चाहेगा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है जो अभी भी उसकी मदद करेगा। अकबर ने कठोरता से पूछा, कौन करेगा? बीरबल ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, वही लोग जो अभी तक सामने नहीं आए। मल्लिका बानो ने अचानक कहा, हुजूर, अगर हबीबुल्लाह बच निकला तो वो दक्षिणी शहर की तरफ जाएगा। अकबर ने पूछा, क्यों? क्योंकि वहां उसका भाई रहता है। बीरबल तुरंत चौकन्ने हुए। भाई? हाँ, मल्लिका बानो ने जवाब दिया, उसका भाई नदी के पार के घाट पर व्यापार करता है, वो उसे छिपा सकता है। अकबर ने आदेश दिया, वहां भी घेरा डालो। पर बीरबल ने फिर रोक दिया, हुजूर, एक बात और, अगर वो भाई तक गया तो उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। बेहतर है कि हम पहले एक झूठा संदेश भेजें। अकबर ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। कैसा संदेश? बीरबल ने कहा, ऐसा संदेश कि तिजोरी से मिली सूची में उसका नाम नहीं है और उसे विश्वास दिलाओ कि बाकी लोग पकड़े जा चुके हैं। जब इंसान सोचता है कि जाल ढीला है तो वो खुद ही बाहर निकलता है। अकबर ने तुरंत योजना मान ली। फर्जी संदेश जारी किया गया। हबीबुल्लाह के नेटवर्क तक ये खबर पहुंची कि कई लोग अब पहले ही टूट चुके हैं और सारा दोष दूसरों पर चला गया है। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा बीरबल ने सोचा था। अंधेरे में छिपे जालसाज अक्सर अपने ही डर से बाहर निकल आते हैं। रात गहराने लगी। महल के हर कोने में पहरा था। दरबार की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन बीरबल की आंखें लगातार खुली थीं। वो जानता था कि हबीबुल्लाह अब भी कहीं न कहीं आसपास है और शायद सबसे बड़ा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अकबर ने एक चौकीदार से पूछा, कोई खबर? चौकीदार ने झुककर कहा, हुजूर, उत्तर द्वार के पास एक आदमी दिखा है, वो लंगड़ा कर चल रहा है। बीरबल ने तुरंत कहा, वही है। सिपाहियों की एक टुकड़ी दौड़ी। वे उत्तर द्वार तक पहुंचे। वहां एक जर्जर सा कपड़ा ओढ़े झुका हुआ आदमी चल रहा था। उसके चेहरे पर पट्टी बंधी थी। वो सचमुच घायल लग रहा था, लेकिन बीरबल ने दूर से ही समझ लिया कि यह दिखावा है। उसके हाथ देखो, उन्होंने धीमे से कहा। अगर चोट गंभीर होती तो वो ऐसे ना हिलाता। सिपाही आगे बढ़े, तभी वो आदमी अचानक मुड़ा और भागा। ये हबीबुल्लाह था। पूरा मैदान हलचल से भर गया। उसने एक गुप्त मार्ग की तरफ दौड़ लगाई जो पुराने अस्तबल के पीछे खुलता था। बीरबल भी पीछे दौड़े। रात में मशालों की लपटें हवा में कांप रही थीं। घोड़े हिनहिना रहे थे। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हबीबुल्लाह ने एक गुप्त दरवाजा खोला और अंदर घुसने ही वाला था कि बीरबल ने चिल्लाकर कहा, रुको। हबीबुल्लाह पलटा। उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू था जिसे वो अभी तक छिपाया था। उसका चेहरा अब ना कोई सजीवीय शांति, ना कोई शिष्टता, ना कोई भय। अब उसके चेहरे पर एक शिकारी की तरह की सावधानी थी। अकबर पीछे से आए और बोले, भागने से क्या मिलेगा? हबीबुल्लाह ने हंसने की कोशिश की। भागना? हुजूर, मैं भाग नहीं रहा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि जो सच आपके सामने लाया गया है वो कितना अधूरा है। बीरबल ने तुरंत कहा, अधूरा सच भी झूठ से बेहतर होता है और पूरी तरह छिपा सच सबसे खतरनाक। हबीबुल्लाह ने ताना मारते हुए कहा, तुम हमेशा खुद को सबसे समझदार समझते हो बीरबल। नहीं, बीरबल ने शांति से कहा, मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि हर छुपा चेहरा एक दिन थकता है। हबीबुल्लाह ने चाकू उठाया। सिपाहियों ने तलवारें खींच लीं, लेकिन अकबर ने हाथ उठाया। रुको, मैं उसका सच सुनना चाहता हूं। हबीबुल्लाह ने अकबर की तरफ देखा। सच सुनना चाहते हैं? हाँ, तो सुनिए जहांपना। आपका महल एक ही व्यक्ति के भरोसे नहीं चलता। ये समझ, डर, संबंध, लालच और पुरानी परंपराओं से चलता है। आपने जब नया ढांचा बनाया तो आपने पुराने तंत्र को साफ नहीं किया, आपने केवल उस पर नया पर्दा डाल दिया। अकबर की आंखें सिकुड़ गईं। तो तुमने इस कमजोर जगह का फायदा उठाया। हबीबुल्लाह ने सिर हिलाया। मैंने नहीं, हमने। बीरबल ने तुरंत पूछा, कौन? हबीबुल्लाह ने धीरे धीरे कहा, वे लोग जिनका नाम अब भी आपके सामने नहीं आया। अकबर ने कहा, नाम लो। हबीबुल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं नाम लूंगा तो वो कल की सभा में बोलेगा
और तब आप उसे सच मानने से बच नहीं पाएंगे। बीरबल ने तुरंत समझ लिया, तो तुमने अपनी आखिरी चाल के लिए सभा चुनी थी। हबीबुल्लाह ने आंखें सिकोड़ दी। हाँ, क्योंकि कल जब सब सामने होंगे तब मैं अनुपस्थित रहूंगा, और अनुपस्थिति भी एक बयान होती है। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हें अभी यहीं खत्म कर देता हूं। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं हुजूर, अगर इसे अभी गिरफ्तार करेंगे तो इसके साथ छिपे बाकी लोग भी चौकन्ने हो जाएंगे। इन्हें कल सभा में ही पकड़ना होगा। हबीबुल्लाह ने हल्की हंसी हंसी। देखा, मैं सही था। तुम अब भी हर चाल को अंतिम समझते हो। बीरबल ने उत्तर दिया, और तुम अभी भी खुद को अदृश्य समझते हो। अकबर ने फैसला सुनाया, इसे कैद करो। सिपाहियों ने झपट्टा मारा, लेकिन हबीबुल्लाह ने अचानक जेब से एक छोटी सी धातु की गोली फेंकी। वो जमीन पर गिरी और तेज धुआं उठने लगा। 2 पल के लिए सबकी आंखें जलने लगीं। जब धुआं छटा, हबीबुल्लाह गायब था। अकबर की दहाड़ महल में गूंज गई। भाग गया। बीरबल ने जमीन पर गिरे ताज़ा कीचड़ के निशान देखे। नहीं हुजूर, वो अभी दूर नहीं गया। कहाँ है? बीरबल ने धूल में बने निशान की ओर देखा, उसी जगह जहां से वो शुरुआत करना चाहता था। अकबर ने तेजी से पूछा, कहां? बीरबल ने सिर ऊपर उठाया। राजसभा। अगले दिन की सुबह राजसभा शुरू होने वाली थी। दरबार सजाया गया। सारे प्रमुख अधिकारी, प्रमुख दरबारी, कुछ व्यापारी प्रतिनिधि, सुरक्षा प्रमुखों के स्थान, लेखा अधिकारियों की पंक्तियां, सब तय थे। लेकिन अब इस सभा का उद्देश्य बदल चुका था। अब ये मंच नहीं, जाल था, और इस जाल के बीच छिपी हुई लोमड़ियां अपनी अपनी जगह ले चुकी थीं। अकबर ऊंचे आसन पर बैठे, बीरबल दाईं तरफ खड़े थे। उनके सामने बरामदे में हर चेहरा गंभीर था। जो लोग कल तक शांत थे, आज अचानक बहुत बोलने लगे थे। बहुत समझदार, बहुत चिंतित, बहुत सहानुभूतिपूर्ण। यही अक्सर अपराध की सबसे नकली मुस्कान होती है। सभा शुरू हुई। पहले प्रोटोकॉल पढ़ा गया, फिर मुख्य मुद्दे पर आया गया। राजकीय कागजों और सुरक्षा में आई खामियों की समीक्षा। ये वही मौका था जिसका उपयोग हबीबुल्लाह चाहता था। और फिर ठीक उसी समय एक दूर का दरवाज़ा खुला। सभा के बीच से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके कपड़े साधारण नहीं थे। वो वही था जिसे बीरबल ने बहुत पहले शक के घेरे में रखा था। महल की व्यक्तिगत सचिव मंडली का सबसे पुराना सदस्य, करीमुद्दीन। सब चौंक गए। करीमुद्दीन ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अकबर ने कठोर नजर से देखा। बोलो। करीमुद्दीन ने धीमे स्वर में कहा, आपने जिस जाल को कल उजागर किया वो अधूरा है, और मुझे डर है कि अगर अभी कुछ ना किया गया तो आज ये अधूरा सच भी राजनीति का शिकार हो जाएगा। सभा में हलचल हुई। बीरबल की आंखें सिमट गईं। यही है, यही वो चेहरा है जो अब तक छिपा हुआ था। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? करीमुद्दीन ने झुककर कहा, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने इस महल के सबसे पुराने पत्रों को व्यवस्थित किया था। बीरबल ने तुरंत कहा, और वही जिसने 7वीं तिजोरी के कागजों तक पहुंच बनाई थी। करीमुद्दीन ने हल्की मुस्कान से कहा, बिल्कुल, और मुझे खुशी है कि आप समझ गए। सभा में बैठे लोग फुसफुसाने लगे। ये वही था जिसे सभी शांत और अनुभवी मानते थे। बीरबल ने पहले भी इस चेहरे को महसूस किया था, पर अब वो चेहरा सामने था। अकबर ने पूछा, तो तुम ही असली सूत्रधार हो? करीमुद्दीन ने कंधे उचका दिए। सूत्रधार? नहीं हुजूर, मैं तो सिर्फ इसे संभाल रहा था। बीरबल ने तुरंत कहा, यही अपराधियों की भाषा होती है। वे संभाल को नैतिक शब्द बना देते हैं। करीमुद्दीन ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, तुम बहुत देर से समझ रहे हो बीरबल, और तुम बहुत देर से भाग रहे हो, बीरबल ने जवाब दिया। करीमुद्दीन ने सभा की ओर देखा। मुझे बोलने दीजिए। अगर मैं बोलूंगा तो बहुत सारे नाम बाहर आएंगे। अकबर ने तीखे स्वर में कहा, नाम लो। करीमुद्दीन ने एक गहरी सांस ली, और फिर उसने वो नाम लेना शुरू किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक एक कर उसने उन लोगों के नाम बोले जिन्होंने महल के पुराने हितों की रक्षा के लिए, नए सुधारों को रोकने के लिए और अपने निजी लाभ के लिए जाल बनाया था। कुछ नाम वे थे जो पहले ही सामने आ चुके थे, लेकिन 3 नाम ऐसे थे जिन्होंने पूरे सभागार को झकझोर दिया। एक था एक सम्मानित सैन्य सलाहकार, दूसरा था अकबर के निजी सचिवालय का एक वरिष्ठ लेखक, और तीसरा एक महिला का नाम। सभा में जैसे बिजली दौड़ गई। बीरबल ने तुरंत पूछा, कौन?
करीमुद्दीन ने धीमे स्वर में कहा, रानी की पुरानी निकट सलाहकार जरीना बेगम। अकबर अचानक खड़े हो गए। ये नाम मत लो अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है। करीमुद्दीन ने अपने वस्त्र के अंदर से एक मुड़ा हुआ पत्र निकाला। सबूत है जहांपनाह, यही वो पत्र है जिसे 7वीं तिजोरी से निकाला गया था। बीरबल ने आगे बढ़कर पत्र लिया। उसके भीतर पुराने समझौते और हस्ताक्षरों की प्रतिलिपि थी और उसके नीचे एक स्पष्ट पंक्ति लिखी थी कि राज्य के कुछ विशेष व्यापारिक अधिकार एक पुरानी महिला परिवार की सुरक्षा के बदले दिए गए थे। यानी ये कोई नया षड्यंत्र नहीं बल्कि दशकों पुरानी गुप्त सहमति थी। अकबर का चेहरा भय और क्रोध से भर गया। ये नाम मेरी रानी की सलाहकार के साथ? करीमुद्दीन ने सिर झुकाया। हाँ, क्योंकि राजघराने के कुछ पुराने समझौते उन्हीं से जुड़ते थे और जब नए बदलाव आए तो उन्होंने डर के कारण पुराने संबंधों को फिर से सक्रिय किया। बीरबल ने पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा। तो यही असली गांठ है, पुरानी सुरक्षा व्यवस्था, निजी संबंध, गुप्त अधिकार और राजनीतिक भय। करीमुद्दीन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, और अब भी पूरा सच सामने नहीं आया है। अकबर ने पूछा, कौन बचा है? करीमुद्दीन ने नजरें झुकाईं। वो जो आपको कभी नहीं शक हुआ। बीरबल की आंखें तुरंत उस दिशा में गईं जहां एक वरिष्ठ शाही प्रशासक शांत बैठा था। उसका नाम हुसैन अली था। वर्षों से वो समारोहों में शांत रहा, बहुत कम बोला, पर हर महत्वपूर्ण निर्णय के पास मौजूद रहा। उसकी लेखनी, उसके आदेश, उसकी मुहर, सब पर कोई सवाल नहीं करता था। बीरबल धीरे धीरे बोले, तुम ही हो। हुसैन अली ने पहली बार मुस्कुराया। इतनी देर बाद अकबर में सख्ती से पूछा, तुम भी? हुसैन अली ने बड़ी शांति से कहा, हुजूर, मैं तो बस उन्हें जोड़ रहा था। बीरबल ने तुरंत कहा, और जोड़ते जोड़ते तुमने दरबार को तोड़ने की कोशिश की। हुसैन अली ने कंधे झुकाए। कभी कभी जो जोड़ता है वही सबसे ज्यादा नुकसान समझता है। अकबर गरजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुसैन अली ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कुछ और लोग करेंगे, और वे लोग शायद और भी खतरनाक होंगे। बीरबल ने तुरंत कहा, तो तुमने खुद को कम बुरा साबित करने के लिए बुरा रास्ता चुना। हुसैन अली ने सिर हिलाया, शायद। सभा में अब कुछ लोग घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। सबकी समझ में आने लगा कि इस पूरे जाल में केवल एक ही नहीं, कई केंद्र थे, और हर केंद्र खुद को जरूरी मान रहा था। यही सबसे घातक भ्रम था। अकबर ने हथेली उठाई, बस, बहुत हो चुका। अब सच्चाई, सबूत और दोषियों को अलग किया जाएगा। लेकिन तभी सभा कक्ष के पिछवाड़े से एक तेज आवाज आई, रुको। सभी ने मुड़कर देखा। वहां हबीबुल्लाह खड़ा था। वो घायल नहीं था, न लाचार। वो सीधा, साफ और अब पूरी तरह बेनकाब खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे उसे पता हो कि अब खेल अपने आखिरी मोड़ पर है। अकबर क्रोध से उठ खड़े हुए। तुम? हबीबुल्लाह ने धीरे से कहा, जी हुजूर, मैं। सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, तो तुम छिपकर नहीं, खुलेआम आए। हबीबुल्लाह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा। अकबर ने दहाड़कर पूछा, सारी साजिश तुम्हारी थी? हबीबुल्लाह ने आंखों में कोई भय नहीं दिखाया। नहीं हुजूर, सारी नहीं, बस वो हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण था। बीरबल ने पूछा, और वो क्या था? हबीबुल्लाह ने बहुत धीरे से कहा, आपके विश्वास का टूटना। इन शब्दों के बाद सभा में मानो आग लग गई। कोई सिसक उठा, कोई हिल गया, कोई सहम गया। अकबर के चेहरे पर गुस्सा ऐसी ज्वाला बनकर निकला कि आसपास खड़े पहरेदार तक पीछे हट गए। बीरबल ने बहुत शांत स्वर में कहा, तो तुमने ये स्वीकार कर लिया कि उद्देश्य सत्ता नहीं, विश्वास तोड़ना था? हबीबुल्लाह ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तब सत्ता खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाती। अकबर का हाथ तलवार की मुठिया पर गया। तुम्हें मौत मिलेगी। हबीबुल्लाह ने धीरे से कहा, मौत से डर नहीं लगता हुजूर, मुझे उस दिन से डर लगता है जब इतिहास में मेरा नाम सिर्फ गद्दारों में लिखा जाएगा। बीरबल ने तुरंत टोक दिया, इतिहास बहाने नहीं सुनता। हबीबुल्लाह ने पहली बार बीरबल की आंखों में सीधा देखा। और तुम भी इतिहास लिखना चाहते हो? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, नहीं, मैं बस उसे छुपने नहीं देता। सभा में फिर से खामोशी आई। हबीबुल्लाह ने कागजों का एक छोटा बंडल आगे फेंका। ये लीजिए, बाकी नाम, बाकी मार्ग और बाकी वो सच जिसे आप आज नहीं बल्कि कल भी सुनेंगे। अकबर ने कागजों को देखा। उसमें कुछ और संदर्भ थे, कुछ पुराने लाभार्थी, कुछ गुप्त स्थान और कुछ नई तारीखें। मतलब ये कि हबीबुल्लाह अकेले काम नहीं कर रहा था। उसके पीछे और लोग थे जो अभी भी पूरी तरह पकड़े नहीं गए थे।
बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि हबीबुल्ला एक अंतिम मोहरा था। तुम यहां बस समय खरीदने आए हो। हबीबुल्ला ने हल्का सिर झुकाया। और अगर मैं कहूं कि मैं समय नहीं, एक दरवाज़ा खोलने आया था। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन सा दरवाज़ा? हबीबुल्ला ने पीछे देखा, वो जो अब भी बंद नहीं हुआ। और उसी पल सभा कक्ष के पीछे की दीवार से एक मध्यम सी आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से कोई पत्थर हिलाया हो। बीरबल के चेहरे पर अचानक तनाव आ गया। उन्होंने तुरंत कहा, रुको। लेकिन देर हो चुकी थी। दीवार का एक हिस्सा भीतर की ओर खिसक गया और उसके पीछे से एक संकरा रास्ता खुल गया। अकबर की आंखें फैल गईं। ये क्या है? बीरबल ने फुसफुसाकर कहा, एक और सुरंग। हबीबुल्ला ने शांति से कहा, और उसके पीछे वही चेहरा है जिसे आप अब तक सबसे सुरक्षित समझ रहे थे। सभागार में भय फैल गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, कौन? हबीबुल्ला ने धीरे से कहा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। और तब सुरंग के अंधेरे से एक स्त्री की परछाई निकली। वो कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसका नाम करीमुद्दीन ने अभी कुछ देर पहले लिया था, जरीना बेगम। दरबार में कई लोगों की सांसें रुक गईं। अकबर एकदम स्तब्ध रह गए। तुम? जरीना बेगम ने चेहरे पर एक शांत, लगभग दुखी मुस्कान रखी। हुजूर, मैंने कहा था ना, कुछ पुराने नाम अभी बाकी हैं। बीरबल की आंखों में वो चमक आ गई जो केवल सबसे कठिन रहस्य के खुलने पर आती है। तो आखिरकार असली चेहरा सामने आ गया। जरीना बेगम ने बहुत धीमे स्वर में कहा, असली चेहरा? नहीं बीरबल, मैं तो बस वो चेहरा हूं जो हमेशा छिपा रहा क्योंकि उसे छिपाया जाना था। अकबर की आवाज कांप रही थी, मगर उनमें क्रोध भी था। तुमने मेरे राजमहल में क्या किया? जरीना बेगम ने सीधे उत्तर दिया, जो मैंने नहीं चाहा था वही किया। सच को दफनाया। और जब सच दफन होता है तो वो जड़ नहीं बनता, जहर बनता है। बीरबल ने तुरंत पूछा, किस सच को? जरीना बेगम ने एक गहरी सांस ली। पुराने समझौते का सच। ऐसे समझौते जिन्हें अगर खुले तौर पर सामने लाया जाता तो कई घराने, कई संबंध और कई शक्तिशाली परिवार एक ही दिन में टूट जाते। हमने उन्हें छुपाया, फिर उनसे लाभ लिया, फिर उन्हीं लाभों की रक्षा के लिए नई व्यवस्था को कमजोर करना शुरू किया। अकबर ने क्रोध से कहा, तो ये सब उस पुराने झूठ को बचाने के लिए? उसने सिर हिलाया। हां। बीरबल ने बहुत सावधानी से पूछा, और हबीबुल्ला? जरीना बेगम ने उसकी ओर देखा। वो मेरा नहीं, उन लोगों का आदमी था जिन्हें मैं बचाना चाहती थी। बीरबल ने झट से पूछा, किन लोगों का? जरीना बेगम ने एक नाम लिया, और वो नाम सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। वो नाम राज्य के सबसे भरोसेमंद धार्मिक सलाहकारों में से एक का था। अकबर की आंखों के सामने दुनिया जैसे थम गई। नहीं। जरीना बेगम ने कहा, हाँ जहांपनाह, यही वजह थी कि मैं चुप रही। अगर ये खुलता तो ये महज प्रशासनिक साजिश ना रहती, ये राज्य की नैतिक नींव पर भी चोट होती। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो आप स्वीकार करती हैं कि आपने सच को छुपाया? हाँ। और छिपाने के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करती रहीं? हाँ। और इसी ने हबीबुल्लाह को जन्म दिया। जरीना बेगम ने नजरें नीचे कर लीं। शायद। अकबर की आवाज़ अब भारी थी। तो तुम्हारी वजह से ये सब हुआ? जरीना बेगम ने बहुत स्पष्ट कहा, मेरी वजह से नहीं हुजूर, हमारी वजह से। जो पुराना था उसे साफ नहीं किया गया, जो गलत था उसे दंड नहीं दिया गया, और जो चुप था उसने अपराध को सुरक्षा समझ लिया। दरबार बिल्कुल खामोश था। बीरबल ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब असली बात समझ में आई। ये साजिश अकेले लाभ या राजनीति की नहीं थी, ये छुपे हुए पापों की राख पर बनी थी। अकबर ने गहरी सांस ली। मैं तुम सबको आज ही बंदी बनाता हूं। हबीबुल्ला हंसा नहीं, जरीना बेगम भी नहीं, पर उनके चेहरों पर भय नहीं था, बस हार की स्वीकृति थी। और फिर भी कहानी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि तभी बाहर से एक नया शोर उठा। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, पश्चिमी द्वार पर भीड़ जमा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि राजमहल में गिरफ्तारी हो रही है और राजा का सलाहकार पागलपन में आरोप लगा रहा है। बीरबल ने तुरंत कहा, देखा, अंतिम चाल यही थी, भीड़ को भड़काओ ताकि भीतर की सच्चाई दब जाए। अकबर ने पूछा, अब क्या करें? बीरबल ने चुपचाप सभा के बीच खड़े होकर कहा, अब पहली बार